हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स रिकॉर्ड। आज हम पीटी 365 इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करेंगे। दो पार्ट्स में इसको कवर किया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले देखेंगे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जिसमें सबसे पहली न्यूज यूनाइटेड नेशंस के बारे में है। ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 के समिट की 49th मीटिंग अटेंड हुई, जिसमें इंडिया ने क्वेश्चन किया कि यूनाइटेड नेशंस बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको मैनेज क्यों नहीं कर पा रहा है। यूनाइटेड नेशन की अगर बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में यूएसए के अंदर है। 1945 में इसको सेटअप किया गया था आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन रोल है वर्ल्ड की पीस और सिक्योरिटी को स्टैब्लिश करना। 193 मेंबर स्टेट्स हैं, इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, मतलब जब ये बना था आपका यूएन तभी इंडिया मेंबर था। प्रिंसिपल ऑर्गन्स में देखें तो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, ये इसके मेन ऑर्गन्स हैं। मेन पर्पस यूएन का यही है, इंटरनेशनल लेवल पे पीस वगैरह प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ताकि अच्छे तरीके से ग्रोथ हो सके पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि वर्ल्ड वॉर अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। मेन मोटिव ये था। फ्लैगशिप रिपोर्ट्स की बात करें, काफी सारी रिपोर्ट्स ये निकालता है, जैसे कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाली जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो यूएनआईडीओ के द्वारा निकाली जाती है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन यूनिसेफ के द्वारा निकाली जाती है। यूनिसेफ वैसे भी एजुकेशन और चिल्ड्रन से रिलेटेड रिपोर्ट्स काफी निकालता है। वर्ल्ड सिटीज की जो रिपोर्ट है वो यूएन हैबिटेट निकालता है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा निकाली जाती है। वर्ल्ड लेवल के इकोनॉमिक और सोशल सर्वे को यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक सोशल अफेयर का डिपार्टमेंट निकालता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रोस्पेक्ट को भी यही डिपार्टमेंट निकालता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट यूएनसीटैड के द्वारा निकाली जाती है। वर्ल्ड ऑफ वर्क की रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाली जाती है, जो कि यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज की बात करेंगे यूएन के अंदर जो आती हैं। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कोवेनेंट है, जो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जेनोसाइड के क्राइम को रोकने के लिए पनिशमेंट और प्रिवेंशन के लिए एक कन्वेंशन है। जेनोसाइड का मतलब होता है बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या कर देना किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी को देखते हुए। रिफ्यूजीज की बात करें तो कन्वेंशन है रिफ्यूजीज के स्टेटस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, एक प्रोटोकॉल है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। पेनल मैटर्स की अगर बात की जाए, मतलब सजा वगैरह की, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर रोम स्टैट्यूट है, जिसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई क्राइम होता है तो उसको हैंडल किया जाता है इस कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे जो प्रिविलेजेस हैं, इम्यूनिटीज हैं, उसका अग्रीमेंट बना हुआ है। फिर कन्वेंशन है ऑन द सेफ्टी ऑफ यूनाइटेड नेशन। टेररिज्म से रिलेटेड यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या क्या आता है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी, ड्रग्स और ऑर्गन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब। इसके अलावा एक प्रोटोकॉल है जिसमें कि ट्रैफिकिंग जो करते हैं उनको पनिश कैसे किया जाएगा उसकी बात की गई है। फिर प्रोटोकॉल है स्मगलिंग को लेके, लैंड, सी, एयर के रूट्स के थ्रू अगर स्मगल किया जाता है इंसानों को या फिर किसी भी तरीके के इलीगल प्रोडक्ट को, तो उसके लिए प्रोटोकॉल बना हुआ है। लॉ ऑफ द सी की बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी डिसाइड करता है कि कौन से कंट्री का सी के अंदर, समुद्र के अंदर किस बाउंड्री तक हक रहेगा। डिसआर्मामेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है। कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि क्या इंडिया इस ट्रीटी का सिग्नेटरी है या फिर नहीं है। अब बात करेंगे रिलेटेड न्यूज की। आर्टिकल 99 की बात करेंगे। यूएन चार्टर में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा आर्टिकल 99 को इन्वोक किया गया। दरअसल इस आर्टिकल के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को वार्निंग दी गई है कि गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगा और ये क्राइसिस अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। आर्टिकल 99 जो है वो ये बोलता है कि सेक्रेटरी जनरल अगर चाहते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल के लिए एडवाइजरी जारी कर सकते हैं, ताकि वो एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर उनका अटेंशन जो है वो गेन कर सके। ये अटेंशन तब लिया जाता है जब इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी जो है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है। आर्टिकल 99 को ऑलरेडी पास्ट में 4 बार इन्वोक किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार इन्वोक किया गया। यूएन चार्टर जो है ये बेसिकली फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड नेशन का, जिसको 1945 सैन फ्रांसिस्को यूएसए में साइन किया गया था। इसमें मेजर प्रिंसिपल्स लिखे हैं कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन किया जाएगा। अब बात करेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को की। यूएस के द्वारा यूनेस्को को दोबारा से ज्वाइन कर लिया गया। दरअसल 5 साल पहले ही इसको यूनेस्को को यूएसए ने छोड़ दिया था, लेकिन अब दोबारा से 5 साल बाद इसको ज्वाइन किया है और ये भी कहा है कि $600 मिलियन का जो भी ड्यू है उनका, वो इनको पे करेंगे यूनेस्को को। यूनेस्को का ऑब्जेक्टिव पहले देखते हैं। पूरे वर्ल्ड में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करना, वर्ल्ड लेवल पे एथिकल और सोशल चैलेंजेस को एड्रेस करना, साइंस की नॉलेज को ज्यादा मोबिलाइज करना, कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, इंक्लूसिव नॉलेज की सोसाइटीज को बिल्ड करना। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है, नॉट इन द यूएसए, ये चीज ध्यान रखेंगे।
ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, जिसको 1945 में ही स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन पर्पस था कि वर्ल्ड में जो पीस और सिक्योरिटी को स्टैब्लिश करना है, उसके लिए साइंस, कल्चर, एजुकेशन को हम लोग स्प्रेड करें। इसमें 194 कंट्रीज हैं और 12 एसोसिएट मेंबर हैं। कॉम्पोजिशन में बात करें तो सेक्रेटेरिएट होता है इसका, जिसमें कि डायरेक्टर जनरल इसके हेड होते हैं और वो मेन डिसीजन इंप्लीमेंट करते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस के। कौन कौन से अवार्ड यूनेस्को के द्वारा दिए जाते हैं? यूनेस्को का एक एशिया पैसिफिक अवार्ड है जो कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है अगर वो किसी भी तरीके के कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर है यूनेस्को फेलिक्स हॉफेट बोर्गिनी पीस प्राइज। ये इंडिविजुअल्स को, एक्टिव इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है ताकि वो पूरे वर्ल्ड में पीस को प्रमोट कर पाए। तो जो पीस प्रमोट करता है उसको ही मिलता है। यूनेस्को की कौन कौन सी रिपोर्ट्स है जो इंपॉर्टेंट है? ग्लोबल लेवल पे एजुकेशनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, फिर एक ग्लोबल रिपोर्ट आती है कल्चर के ऊपर और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को लेके, फिर ग्लोबल ओशन साइंस रिपोर्ट और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो जो ना नाम बिल्कुल डिफरेंट हो, जैसे कि साइंस रिपोर्ट वाला नाम तो चलो पता लग गया, यूनेस्को कर सकता है क्योंकि साइंस से रिलेटेड बात है, लेकिन ये वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट आपको डिफरेंट लग रही है कि यूनेस्को शायद ना रिलीज करता हो। ऐसे वाले क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा रहता है। अब देखते हैं की इन्फॉर्मेशन के बारे में। देखिए, ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का मेंबर है। 3 यूनेस्को के मेंबर स्टेट्स हैं जो कि यूएन के मेंबर्स नहीं है, मतलब यूनेस्को के मेंबर है, यूएन के मेंबर नहीं है। वो है कुक आइलैंड, न्यू और पैलेस्टीन। इसके अलावा 2 यूनाइटेड नेशन के ऐसे मेंबर्स हैं यूनेस्को का पार्ट नहीं है, वो है इजराइल और लिechtenstein। अब बात करेंगे यूनेस्को की अचीवमेंट्स के बारे में। यूनेस्को ने 168 कंट्रीज में 1199 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उनको प्रिजर्व किया हुआ है और लगभग 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे ये साइट्स फैली हुई हैं। इंटेंजिबल हेरिटेज कन्वेंशन है जिसमें 177 स्टेट पार्टीज हैं। इसमें हम लोग इंटेंजिबल जो हेरिटेज की जगह है ना, जो उनको छुआ नहीं जा सकता लेकिन वो कल्चर से बिलोंग करती है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। यूनेस्को एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव निकाला गया था जिसका मेन पर्पस था ग्लोबल एजुकेशन को स्प्रेड करना। फिर मीडिया डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है वो मीडिया के लैंडस्केप और मीडिया कैसे काम करेगा एथिक्स को लेकर, उसके बारे में बात करता है। एक सेपरेट लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर्स की, जो कि इसके द्वारा निकाली जाती है। इसकी एक कमेटी है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, वही उन वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट निकालती है जो डेंजर के अंदर है। इसमें 2023 में अभी तक 55 ऐसी सिटीज हैं जो डेंजर के अंदर पाए गए हैं। रिलेटेड न्यूज में देखेंगे एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के बारे में। इंडिया को इसका प्रेसिडेंट री इलेक्ट किया गया है और ऐसा इंडिया ने तीसरी बार अचीव किया है। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर है। 1977 में इसको यूनेस्को के अंडर ही सेटअप किया गया था। सो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसके फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसमें 26 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। इसका मेन फंक्शन क्या है? इंटर रीजनल लिंक्स को डेवलप करना और मीडिया और कम्युनिकेशंस का लिंक डिफरेंट कंट्रीज के बीच में बिठाना। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 15 मेंबर स्टेट्स को ह्यूमन राइट काउंसिल के तौर पर इलेक्ट किया है और रशिया का जो प्रपोजल है कि हमें दोबारा से आपको ज्वाइन करना है, उसको डिक्लाइन कर दिया। दरअसल यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से रशिया को निकाला गया था जो रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था। यूएनएचआरसी की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसको क्रिएट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2006 में। ये एक प्रिंसिपल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो यूएन के अंदर बनाई जाती है, जिसका मेन पर्पस है ग्लोब के अंदर ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करना। मेंबर्स की बात करें तो 47 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। इसकी मेंबरशिप जो है वो ज्योग्राफी के हिसाब से बांटी जाती है इक्विटेबल लेवल पे। कंट्रीज जो है उनको मिनिमम, इसका मतलब मेंबर बनने के लिए 97 मतलब जो इसके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वोट्स हैं वो चाहिए होते हैं अगर इलेक्ट होना है। टेन्योर की बात करें तो मेंबर्स जो हैं वो 3 साल के लिए पीरियड सर्व करते हैं, लेकिन अगर 2 बार लगातार मेंबर सिलेक्ट हो चुका है तो तीसरी बार उसका इमीडिएट री इलेक्शन नहीं हो सकता। इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, स्ट्रक्चर क्या है? प्रेसिडेंट और 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनके। ये 5 रीजनल ग्रुप में बटकर अपना काम करते हैं। सेक्रेटेरिएट की बात करेंगे, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का जो स्टाफ है वो इनका सेक्रेटेरिएट होता है। इसके अलावा ये इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी को सेटअप कर सकते हैं। फिर काउंसिल जो है वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज को अडॉप्ट करता है। 2007 में इन्होंने पैकेज अडॉप्ट भी किया था कि कैसे हम वर्ल्ड लेवल पे इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करेंगे प्रोसीजर बना के। इनका जो डिसीजन है दैट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। 2023 में 75th एनिवर्सरी इस डिक्लेरेशन की सेलिब्रेट की गई है। ह्यूमन राइट्स 75 इनिशिएटिव भी इस मौके पर लॉन्च किया गया, जिसके 3 मेन गोल्स थे कि हम लोग ह्यूमन राइट्स की यूनिवर्सैलिटी को एस्टैब्लिश करेंगे, यानी कि मतलब होलसम तरीके पे यूनिवर्स पे ही ह्यूमन राइट्स को लागू किया जाएगा। इनका प्रोग्रेस देखेंगे, इनकी एंगेजमेंट देखेंगे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1948 में अडॉप्ट किया था। इसका मेन पर्पस था ह्यूमन राइट्स को यूनिवर्सल बनाना, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ह्यूमन राइट्स को अप्लाई करने को लेके। इसके अलावा बहुत सारी इंटरनेशनल कोवेनेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का हिस्सा बनते हैं और अल्टीमेटली इस डिक्लेरेशन का भी हिस्सा है, जैसे इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल और पॉलिटिकल राइट, फिर इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट, फिर उसके बाद आपका
हाँ जी, यही दो हैं। और साथ में ध्यान रखिएगा कि ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो डेफिनेटली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट का हिस्सा है। इंडिया और यूडीएचआर की बात की जाए तो इंडिया इसका सिग्नेटरी है। इंडिया ने बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन भी किया है ह्यूमन राइट्स को लेकर, जैसे कि विमेन राइट हो गए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू वर्क को सपोर्ट करना। फिर अगर बात की जाए ड्राफ्टिंग की तो इसकी ड्राफ्टिंग के डिफरेंट स्टेजेस में इंडिया से भी कुछ मेंबर्स गए थे। जैसे इंडिया से हंसा मेहता, एमआर मसानी और लक्ष्मी मेनन जो थे, उन्होंने यूएनडीएचआर की ड्राफ्टिंग में मदद की थी। हंसा मेहता को कहा जाता है कि उन्होंने ऑल मेन आर बोर्न फ्री टू इक्वल की जगह क्या लिखा था, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। ये आर्टिकल 1 है यूडीएचआर का, जो हंसा मेहता के द्वारा अमेंड किया गया था। अब कौन कौन से राइट्स हैं डिक्लेरेशन में, जैसे कि हर एक ह्यूमन बीइंग इक्वल है, सबकी डिग्निटी बराबर है, स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, टॉर्चर नहीं करना है किसी को, लॉ के बराबर में सब बराबर है, समान है, आर्बिट्रेरी अरेस्ट नहीं किया जा सकता, एग्जाइल देश निकाला किसी को नहीं निकाल दिया जा सकता अपने मन से, इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए किसी के भी राइट्स के अंदर, प्राइवेसी के अंदर खास करके। अब बात करेंगे वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन के बारे में। 2023 जो है वो 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है इस डिक्लेरेशन की। तो आपसे सीधा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ये डिक्लेरेशन किससे संबंध रखती है? सो बेसिकली दिस डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट्स। तो ये जो आपका डिक्लेरेशन है, इसको वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स 1993 वियना ऑस्ट्रेलिया में अडॉप्ट किया गया था। ऑस्ट्रिया है, ओके। ध्यान रखिएगा कि ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जो है, उनका एस्टेब्लिशमेंट इसी डिक्लेरेशन के बाद किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो यूएन के द्वारा की गई हैं, सबसे पहले देखेंगे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के बारे में। 75th एनिवर्सरी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग की सेलिब्रेट की गई। इसके लिए एक सेरेमनी जो है वो भी हेल्ड की गई, ताकि डैग हैमस्ट्रॉम मेडल जो है वो पीस कीपर्स को दिया जा सके जो 2022 में शहीद हुए हैं। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग की बात करते हैं, 1992 में इसको फॉर्मली क्रिएट किया गया था। पहले इसका जो मतलब अंडरटेकिंग था वो डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन के नाम से था। उसके अलावा इसका जो मेन डीपीओ का ट्रेस है वो 1948 से ही शुरू हो जाता है। पहली बार यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है वो डीपीओ के नाम से जारी हुआ था। यूएन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये तैनात किया गया था पीस कीपिंग के लिए। इसके अलावा 1980s तक पीस कीपिंग के जो ऑपरेशन थे वो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ स्पेशल पॉलिटिकल अफेयर्स के थ्रू चलाए जाते थे। फिर उसके बाद डेडिकेटेड जो मेंबर स्टेट्स हैं वो उसके लिए अपॉइंट किए गए, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी मेंटेन हो सके। इसका मेन पर्पस है कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के ऑपरेशंस को पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देना पूरे वर्ल्ड में, ताकि सिक्योरिटी पीस मेंटेन हो सके। इसके 3 मेन ऑफिसेज हैं जो रूल ऑफ लॉ से डील करता है, एक ऑफिस मिलिट्री अफेयर से डील करता है, अगला वाला पॉलिसी और इवैल्यूएशन से डील करता है। इंडिया ने अभी तक यूएन पीस कीपिंग में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के मिशन चल रहे हैं उसमें इंडिया ने 3rd लार्जेस्ट नंबर का ट्रूप्स यानी कि सेना जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करी है बहुत सारे मिशन के अंदर। पहला कंट्री इंडिया ऐसा बना है जिसने की ट्रस्ट फंड जो था सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया था। ये फंड 2016 में स्टैब्लिश हुआ था। फिर इंडिया ऐसा पहला कंट्री बना है जिसने की ऑल वुमेन कंटिजेंट जो है उसको डिप्लॉय किया 2017 में। मतलब पीस कीपिंग के अंदर यहाँ से भारत की तरफ से महिला सेना भेजी गई पूरी की पूरी। इसके अलावा कॉप शक्ति देवी हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की, इनको अफगानिस्तान में डिप्लॉय किया गया इंडिया के द्वारा पीस कीपिंग मिशन के अंडर, और इनको इंटरनेशनल फीमेल पुलिस पीस कीपर अवार्ड भी दिया गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के बारे में। देखिए, सस्टेनेबल फाइनेंस ब्रिजिंग द गैप इन एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट इनके द्वारा निकाली गई है। सो अगर बात की जाए यूनेस्कैप की, इसको पहली बार में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा 1947 में सेटअप किया गया था। पहले इसका नाम यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट था। 1974 में इसका नाम एस्केप कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है, सो डिफरेंटली फ्रॉम द यूएसए, इससे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसके 5 रीजनल कमीशन है, ठीक है, सॉरी ये यूनाइटेड नेशन के जो 5 रीजनल कमीशन है उनमें से एक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रीजन को मेंशन किया गया है ना, एशिया और पैसिफिक, इसी से क्लियर है रीजनल कमीशन है। तो 5 रीजनल कमीशन है कौन कौन से, रीजन के हिसाब से ग्लोब में बटे हुए हैं। जैसे कि इकोनॉमिक कमीशन है अलग से अफ्रीका के लिए, फिर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के लिए अलग से है, एशिया और पैसिफिक के लिए अलग से है, वेस्टर्न एशिया के लिए अलग से है, और फिर एक इकोनॉमिक कमीशन है यूरोप के लिए। फंक्शंस की बात की जाए तो ये डिफरेंट रीजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ पे काम करता है, उनको टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। इसके 53 मेंबर स्टेट्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। इसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्रोग्रेस असेसमेंट रिपोर्ट और एशिया पैसिफिक की डिजास्टर रिपोर्ट। अब बात करेंगे यूनाइटेड नेशन कमीशन और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के बारे में। इंडिया ने इसका जो साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस है उसको हाल फिलहाल में होस्ट किया। दरअसल आपका यूनाइटेड नेशन कमीशन और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ 1966 में स्टैब्लिश किया गया था। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की सब्सिडरी बॉडी के तौर पर इसको सेटअप किया गया ताकि इंटरनेशनल ट्रेड के जितने भी कानून है उनका यूनिफिकेशन हो सके। मेरे पूरे वर्ल्ड में हर एक देश के अपने अपने कानून होंगे इंटरनेशनल ट्रेड को लेके, एक यूनाइटेड कानून भी तो चाहिए ना जो सबका कंबाइंड हो, उसके लिए तैयार किया गया था।
इसमें 70 मेंबर स्टेट हैं, जनरल असेंबली इसको इलेक्ट करती है। मेंबर्स को 6 साल की टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है। इंडिया इसका मेंबर है 2028 तक। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उनसे डील करता है, लेकिन आपका जो आपका यूएनसीआई ट्रायल है ये दरअसल डील करता है प्राइवेट पार्टीज जो इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार करती है, ट्रांजेक्शन करती हैं, उनके कानूनों से रिलेटेड ये डील करता है। ये पर्टिकुलरली किसी देश का देश से क्या मसला है ट्रेड को लेकर, स्टेट टू स्टेट इशू, उससे डील नहीं करता। यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड की बात की जाए तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के अंदर आता है, और यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड इन्होंने मिलकर एग्री टेक इनोवेशन के लिए व्हाइट पेपर तैयार किया है, और ये एग्री टेक्नोलॉजी का मिशन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। यूएनसीडीएफ जो है यूनाइटेड नेशन की फ्लैगशिप कैटालिटिक फाइनेंसिंग एंटिटी है। दरअसल ये वर्ल्ड के लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में इनोवेशन को लेकर फंड प्रोवाइड करती है, और ये ऑटोनॉमस है, वॉलंटरी ही इसको फंड मिलता है यूएन के ऑर्गेनाइजेशन से, और ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ी भी हुई है। इसको 1966 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के बारे में। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। दरअसल ये ग्रुप आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल के द्वारा, सेक्रेटरी जनरल के द्वारा 2022 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन पर्पस है इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी उस टाइम क्राइसिस चल रहे थे, चाहे फूड सिक्योरिटी का हो, एनर्जी का हो, फाइनेंस का हो, उन सबके लिए रिस्पांस को तैयार करना। इसमें चैंपियन ग्रुप है जो उसका टेक केयर करते हैं। इस चैंपियन ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल। अब बात करेंगे यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन की। इंडिया को इसके लिए दोबारा से इलेक्ट किया गया है। 4 साल की टर्म के लिए इंडिया नियुक्त हुआ है। 2024 में स्टार्टिंग होगी और 2024 से लेकर 28 तक रहेगा इंडिया इसका मेंबर। यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1947 में। ये हाईएस्ट बॉडी है जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम होता है, सांख्यिक जिसको कहते हैं ना, कैलकुलेशन का, उससे डील करती है। और मेंबर स्टेट्स जितने भी हैं वर्ल्ड के अंदर, उनके जितने भी चीफ स्टैटिस्टिशियन हैं वो इसके मेंबर रहते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक डिवीजन का ये काम भी देखती है। इसकी मेंबरशिप देखी जाए तो 24 मेंबर कंट्रीज का पार्ट है। मेंबर की जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 4 साल होती है। इंडिया भी 4 साल के लिए नियुक्त हुआ है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 को रिलीज किया गया है इस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1964 में सेटअप हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसका मेन पर्पस है डेवलपिंग कंट्रीज को ग्लोबल इकोनॉमी में इक्वली कंट्रीब्यूट करवाने के लिए उत्तेजित करना और उनके लिए इंकरेजमेंट लेके आना। इसका मेन पर्पस है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, सब कुछ जो है वो डेवलपिंग कंट्री को प्रोवाइड करना। 195 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। यूएनसीटैट की कुछ और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, सब कुछ ट्रेड से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट भी ट्रेड को लेके आता है ना। लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री रिपोर्ट, इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। इनके द्वारा फूड आउटलुक यानी कि 2 साल में एक बार आने वाली रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसमें क्या है, इसमें दरअसल बताया गया है कि वर्ल्ड के जो मेजर बेसिक फूड होते हैं उनका स्टॉक क्या है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनका प्रोडक्शन क्या है, उनका व्यापार कैसे होता है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में सेटअप की गई थी एंड दिस इज द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो किससे डील करती है, हंगर को डिफीट करने से डील करती है। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है। 194 मेंबर्स हैं। इंडिया भी मेंबर है, यूरोपियन यूनियन भी मेंबर है। मेन पर्पस क्या है, हंगर को, फूड इनसिक्योरिटी को दूर करना पूरे वर्ल्ड से, गरीबी को दूर करना। गरीबी दूर होगी तो भुखमरी भी दूर हो जाएगी, है ना। इसके अलावा जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे पानी है, हवा है, उनका सस्टेनेबल यूज करना। इसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, फिर स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हंगर मैप की रिपोर्ट। इसके अलावा कॉर्डिक्स एलिमेंट्रीज कमीशन या फिर कॉर्डिक्स एलिमेंट्री कमीशन के द्वारा इंटरनेशनल फूड के जो स्टैंडर्ड तैयार किए जाते हैं, ये कमीशन भी एफएओ के अंदर ही काम करता है। अब हम बात करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन की। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि फाउंडिंग डे था फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अलावा ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है ताकि वर्ल्ड लेवल पे हंगर खत्म किया जा सके। साथ ही साथ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी इसका साथ देती है। इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। 5वीं वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन की इंडिया के द्वारा होस्ट की गई है। पहली बार ऐसा एशियन कंट्री बना इंडिया जिसने की, जो कि कॉफी प्रोड्यूसिंग है, जहां पे ये मीटिंग अटेंड हुई। अब ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन 1963 में सेटअप हुई थी, यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करती है और पहला इंटरनेशनल कॉफी एग्रीमेंट 1962 में आया था। 93% ऑफ द वर्ल्ड का कॉफी प्रोडक्शन जो है वो इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन देखती है। इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल लेवल पे कॉफी सेक्टर को मजबूत करना, इसके अलावा ग्लोबल कॉफी वैल्यू चेन को बढ़ावा देना ताकि उससे इकोनॉमी ग्रो हो सके। मेंबर्स हैं 49, इंडिया भी इसका मेंबर है। 42 एक्सपोर्टिंग मेंबर है, 7 इंपोर्टिंग, इंडिया एक्सपोर्ट करने वाला मेंबर है। ये इकलौती इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कॉफी
को लेकर, जिसमें कि एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग गवर्नमेंट जो है वो एक साथ मिली हुई है। आपको ये बताना है कि हमारे इंडिया के अंदर कॉफी बोर्ड कहाँ पे है, कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर बताइएगा। ये साउथ में ही है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है स्टेटमेंट में। अब देखेंगे L69 ग्रुपिंग के बारे में। L69 ग्रुपिंग एक मीटिंग है जिसको कि इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया। इसका मेन पर्पस था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रिफॉर्म्स है उनके बारे में बात करना। दरअसल L69 एक प्रो रिफॉर्म ग्रुपिंग है जिसमें जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, चाहे वो अफ्रीका से हो, लैटिन अमेरिका से, कैरेबियन, एशिया या पैसिफिक से, वो हिस्सा बने इसका, ताकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म लाए जा सके और इसमें मल्टीलेटरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। मल्टीलेटरिज्म का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज जितने भी डाइवर्सिफाइड है उनकी आवाज बुलंद हो सके। इंडिया इसका लीडिंग कंट्री है, लीड कर रहा है। G20 की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाल फिलहाल में इंडिया ने, मतलब 2023 में इंडिया ने G20 की जो प्रेसिडेंसी थी उसको होस्ट किया। पहली बार न्यू दिल्ली के अंदर G20 का समिट हुआ। थीम था वासुदेव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। कुछ आउटकम क्या निकले G20 समिट के? G20 न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन, ज्वाइंट डेक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। इसका मेन पर्पस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो प्रोग्रेस है उसको एक्सेलरेट करना, वुमेन को एम्पावर करना, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म लाना, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल टैक्सेशन और ग्लोबल पीस लाना। इसके अलावा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया गया ताकि बायोफ्यूल का कंजम्पशन वर्ल्ड में बढ़ाया जा सके, क्योंकि बायोफ्यूल्स आर क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश किया गया, किसके लिए? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को खोलने के लिए। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाया गया G20 का, जो कि एक हिस्टोरिक अचीवमेंट था। कुछ आउटकम में देखते हैं, जैसे कि G20 सैटेलाइट मिशन जो है उसको लॉन्च किया जाएगा ताकि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट को ऑब्जर्व किया जा सके, खास करके ग्लोबल साउथ कंट्री में। ग्लोबल साउथ कंट्री वो कंट्रीज हैं जो कि ब्रेंट लाइन से नीचे की तरफ आते हैं और ये थोड़े डेवलपिंग है, मतलब डेवलप्ड नहीं है, वेल ऑफ नहीं है, ये समझिए, ठीक है। आगे देखेंगे भी अभी इनको। फिर एक ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क निकाला गया जिसमें क्रिप्टो एसेट को कैसे मैनेज करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज करना है, उसकी बात की गई। फिर G20 फ्रेमवर्क निकाला गया ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी के लिए, ताकि डिजिटल लेवल पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आपस में शेयर किया जा सके डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। G20 2023 फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्शन प्लान निकाला गया ताकि MSME को ग्रोथ दी जा सके। फर्स्ट टाइम में यूनानिमस तरीके से कल्चर के एडवांसमेंट को लेकर भी बात की गई, जिसमें कि काशी कल्चर पाथवे के लिए एक डॉक्यूमेंट निकाला गया। काशी विश्वनाथ टेम्पल बना है ना, उसी से रिलेटेड कल्चर को रिलेट किया गया, बिकॉज कल्चर इज ऑल्सो द बैकबोन ऑफ सोसाइटी। तो एडवांसमेंट ऑफ कल्चर को लेकर G20 ने बात करी। फिर स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जिसमें कि स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा डिफरेंट कंट्रीज में। G20 जेनरिक फ्रेमवर्क निकाला गया फॉर मैपिंग ग्लोबल वैल्यू चेन्स। इसके अलावा वन फ्यूचर अलायंस और सोशल इंपैक्ट फंड जो है उनका प्रपोजल लॉन्च किया गया, ताकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको ग्लोबल साउथ के कंट्रीज में इंप्लीमेंट किया जा सके। देखिए, सोशल इंपैक्ट फंड जो है ये वो फंड होते हैं जिसमें सोसाइटी लेवल पे डिफरेंट जो सेक्टर्स है सोसाइटी के, चाहे वो एजुकेशन, हेल्थ है, इनमें अच्छा इंपैक्टफुल मतलब रिजल्ट जो है वो अटेन किया जा सके। कुछ इनिशिएटिव जैसे कि रिसोर्स एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी, इंडस्ट्री कोलिशन, ट्रैवल फॉर लाइफ, ये सब निकाले गए। ट्रैवल फॉर लाइफ का मतलब लाइफ क्या था, ध्यान कीजिए, हमने इन्वायरमेंट के पीटी में पढ़ा था, लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, है ना। तो हम ट्रैवल भी जब करेंगे तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होकर करेंगे, इसका पर्पस है। फिर बात करेंगे प्रमोशन ऑफ थीमेटिक रोड मैप और प्रिंसिपल की। कुछ थीम बेस्ड डेवलपमेंट की बात की गई, जैसे कि जयपुर कॉल फॉर एक्शन जो था वो किसके लिए था? MSME सेक्टर को इंफॉर्मेशन ज्यादा प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बन सके। चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल निकाला गया, जिसका मेन पर्पस था ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि चेन्नई का प्रिंसिपल किससे रिलेटेड था, मैच तो कॉलम में पूछे, कैसे भी पूछ सकते हैं ना। गांधीनगर का इंप्लीमेंटेशन रोड मैप या फिर गांधीनगर का इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म किसके लिए था? ये G20 के ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव के लिए था, या कह लीजिए लैंड को डिग्रेड होने से रोकना, उसको डेजर्ट में तब्दील होने से रोकने को लेके था। इसमें हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को रिवर्स करेंगे और इंडिया ने टारगेट रखा है कि इंडिया अपने डिग्रेडेड लैंड को 50% तक रिड्यूस करेगा बाय द ईयर 2040। गोवा का एक रोड मैप था जो टूरिज्म को लेके था, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ साथ सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। अफ्रीकन यूनियन की बात करेंगे, बिकॉज दिस इज नाउ द मेंबर ऑफ G20। इसका हेडक्वार्टर एडिस अबाबा इथियोपिया के अंदर है। इसका जेनेसिस यानी कि लॉन्च है वो 2002 में हुआ था। दरअसल ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का एक सक्सेसर है। ये ऑर्गेनाइजेशन 1963 से लेकर 99 तक बनाई गई थी। इसके 55 मेंबर्स हैं अफ्रीकन यूनियन के, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा एम की बात की जाए तो अफ्रीका का ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब इसके लिए काम करता है ये अफ्रीकन यूनियन। इसका मेन पर्पस क्या है, या फिर इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं पहले। देखिए, ये सेकंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो G20 की परमानेंट मेंबर बनी है। इससे पहले G20 की एक परमानेंट मेंबर ऑर्गेनाइजेशन थी यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा
अफ्रीकन यूनियन ने नाइजर को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल ये कंट्रीज में बहुत सारी मिलिट्री कूप या फिर इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, तो इसलिए इसको सस्पेंड कर दिया मेंबरशिप से। इंडिया जो है वो दो और इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं अफ्रीका के, उसका भी पार्ट है, जिसमें पहला है आपका अफ्रीका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और दूसरा है सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन। तो देखिए ये जो आपका FCFT है ना, ये एग्रीमेंट 2018 में 55 अफ्रीकन नेशंस का इंडिया के साथ साइन किया गया था, ताकि हम लोग फ्री ट्रेड एरिया जो है वर्ल्ड में क्रिएट कर सके। फिर सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन क्या है? इसमें कस्टम यूनियन में 5 कंट्री है सदर्न अफ्रीका के, बोट्सवाना, आपका इस्वानी, लेसोथो, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। अच्छा, कस्टम यूनियन क्या होता है? इकोनॉमी के अंदर आपने पढ़ा होगा। कस्टम यूनियन का मतलब होता है कि फ्री तरीके से लेबर वगैरह का थोड़ा सा मूवमेंट जो है वो अलाउ कर देना डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। इसके अलावा वो सारी कंट्रीज जो कस्टम यूनियन का पार्ट है, वो दूसरे जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं, नॉन मेंबर कंट्रीज, उनके लिए कॉमन टैरिफ, कॉमन टैक्स अप्लाई करेंगे जब वो उनके देश में इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कॉमन टैरिफ बैरियर या कॉमन ट्रेड बैरियर्स जो है वो नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए लगाना, ये कस्टम यूनियन का मेन पर्पस होता है। G20 की बात करेंगे, ये 1999 में स्टैब्लिश किया गया था। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उससे पहले, तो उस केस में इसको G20 को सेटअप किया गया ताकि ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी जो है उसको हम लोग थोड़ा सा बैलेंस्ड कर सके। फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, ये सब इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज को टेक केयर करने के लिए एकजुट हुए इसके अंदर, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है? ग्लोबल लेवल पे आर्किटेक्चर को मजबूत करना, इकोनॉमिक इश्यूज को हैंडल करना। इसके मेंबर्स को जरूर ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना, ए से अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्राजील, सी से कनाडा चाइना, फिर एफ है फ्रांस, फिर है जी से जर्मनी, आई से इंडिया भी है, इंडोनेशिया भी है, इटली भी है, जे से जापान है, फिर उसके बाद के से कोरिया है, जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया होगा, ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया नहीं होगा ना, मैक्सिको है, उसके बाद रशिया है, सऊदी अरेबिया, एस से साउथ अफ्रीका भी है, टर्की भी है, यूके भी है, फिर यू से यूएसए भी है, अफ्रीकन यूनियन भी है और यूरोपियन यूनियन भी है। इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। G20 की अगर बात की जाए तो G20 ग्लोबल जीडीपी का 85% हिस्सा कवर करता है, ग्लोबल ट्रेड जो होता है उसका 75% हिस्सा कवर करता है, और वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन इन कंट्रीज में रहती है। वर्किंग की बात करेंगे तो G20 जो है उसका समिट हर साल होता है, रोटेटिंग प्रेसिडेंसी इसमें चलती है, यानी कि एक ना प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं ट्रोइका, ये प्रिंसिपल के बेस पे प्रेसिडेंसी को शिफ्ट किया जाता है, यानी कि पिछली बार प्रेसिडेंसी किसके पास थी, इस बार किसके पास है, अगली बार किसके पास जाएगी। जैसे कि मान के चलिए अभी ट्रोइका जो था 2023 में, वो क्या था कि 2023 में ऐसा था कि पिछली बार इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी थी, फिर 2023 में इंडिया के पास आ गई, फ्यूचर में ब्राजील के पास चलेगी, क्योंकि अब 2024 आ गया तो अब किसके पास चलेगी, ब्राजील के पास। तो नया वाला ट्रोइका क्या बनेगा कि पिछली बार इंडिया के पास थी, इस बार ब्राजील के पास है, नेक्स्ट बार होगी साउथ अफ्रीका के पास। ये नया वाला आपका ट्रोइका है 2024 का। दो पैरेलल ट्रैक इसमें चलाए जाते हैं, एक फाइनेंस ट्रैक होता है, एक शर्पा ट्रैक होता है। शर्पा ट्रैक में मेनली जो आपके मेजर लीडर्स है ना डिप्लोमेसी से रिलेटेड, वो बात करते हैं। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या स्टाफ नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अचीवमेंट की बात करेंगे तो फाइनेंशियल क्राइसिस, जैसे कि 2008-9 में जो आया यूरोजोन क्राइसिस आया 2010 में, इसको ये एड्रेस कर पाया G20। इसके अलावा एक रेस्क्यू पैकेज इन्होंने लॉन्च किया था $10 ट्रिलियन का कोविड-19 के टाइम पे। इंडिया, यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड को लेकर वाद विवाद चल रहा था, ट्रूस, उसको इन्होंने सॉल्व किया 2018 में। फिर टैक्स रिफॉर्म लेके आए ये लो इनकम कंट्रीज को लेके। कुछ इनिशिएटिव जो डिटेल में हमें समझने होंगे, सबसे पहले ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसको इंडिया के द्वारा ही लॉन्च किया गया, साथ में सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और यूएई इसके मेंबर, इसके पार्टिसिपेंट बने। अब ध्यान रखिएगा, इसमें केवल G20 कंट्री वाले मेंबर नहीं है, आउट ऑफ द G20 वाले मेंबर भी हैं, जैसे बांग्लादेश इज नॉट अ पार्ट ऑफ G20, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का हिस्सा है। इसके अलावा ये एक कैटालिटिक प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करेगा ताकि वर्ल्ड पे एडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल को बढ़ाया जा सके। मेन पर्पस यही है। देखिए, इंडिया बायोफ्यूल को इसलिए प्रमोट कर रहा है क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, और आसानी से क्लीन है, इन्वायरमेंट को भी फायदा लगेगा। तो बेनिफिट क्या है? इंडिया बायोफ्यूल इनिशिएटिव को खुद से भी बूस्ट कर रहा है। इंडिया की पीएम जीवन योजना, सतत इनिशिएटिव, गोवर्धन स्कीम, ये सब बायोफ्यूल को प्रमोट करने के लिए है। गवर्नमेंट स्कीम्स का जब पीटी करेंगे ना, उसमें इसको पढ़ेंगे। सो इसके अलावा फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि बायोफ्यूल जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से, फसलों से भी बनाए जा सकते हैं, नई जॉब क्रिएट होंगी। हमारी तेल पे डिपेंडेंसी बहुत है, इंडिया तो इंपोर्ट करता है 80% क्रूड ऑयल। अगर तेल पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, वी विल शिफ्ट टू द बायोफ्यूल, है ना, तो हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो रिड्यूस हो जाएगा। हम नेशनल टारगेट भी अचीव कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव सेट द टारगेट की 20% तक इथेनॉल का ब्लेंडिंग हमें पेट्रोल के साथ कर बेचना है 2025-26 तक। इसके अलावा इंडियन इंडस्ट्रीज को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जैसे ग्लोबल लेवल पे इंडिया बायोफ्यूल की डिमांड को क्रिएट करेगा, फिर एक्सपोर्ट करेगा, पैसा कमाएगा। अब बात करेंगे प्रेजेंट लेवल के ग्लोबल बायोफ्यूल के मेंबर्स के बारे में। सो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के मेंबर्स में 7 G20 कंट्रीज के हैं, जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील, यूएसए, इंडिया, इटली और साउथ अफ्रीका। 4 G20 के इनवाइटी कंट्रीज हैं विच आर नॉट मेंबर ऑफ G20, ठीक है, बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। 8 है नॉन G20 कंट्रीज, आइसलैंड, कीनिया, गुयाना, पैराग्वे, सिचुअल और आपका श्रीलंका, उगांडा और
फिनलैंड। 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी सब आते हैं। अगली बात करेंगे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। तो देखिए इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश किया गया। किन के बीच में साइन हुआ है? इंडिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, यूएई, फ्रांस, जर्मनी और इटली। इसका मेन पर्पस क्या है? देखिए इसमें हम लोग रेलवे, शिप और रोड का यूज करके कनेक्ट कर रहे हैं इंडिया को मिडल ईस्ट के साथ, उसके बाद यूरोप के साथ। ये ईस्ट और नॉर्दर्न कॉरिडोर दो में बटा हुआ है। जो ईस्टर्न कॉरिडोर है उसमें हम लोग इंडिया को कनेक्ट करेंगे अरेबियन गल्फ के साथ, यह डायग्राम भी देखते जाइए। और जो नॉर्दर्न कॉरिडोर है उसमें अरेबियन गल्फ को कनेक्ट करेंगे किसके साथ? यूरोप के साथ। दो पार्ट है। पर्पस यही है ताकि आसानी से गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सके। किसमें? इंडिया में, यूएई, सऊदी अरेबिया में, जॉर्डन में, इजराइल में, यूरोप में। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इंडिया में मुंबई से आपका जो सामान है वो कहाँ जाएगा? वो सीधा सीधा जाएगा यहाँ पे यूएई के पास है, ठीक है। यूएई के पास में उतरेगा, ये शिप के थ्रू जाएगा। फिर यूएई का पूरा जो सऊदी अरेबिया का मतलब जो पूरा नेटवर्क है, ये अरेबियन कंट्रीज का पूरा नेटवर्क है, सऊदी अरेबिया का, यूएई का, इजराइल का, ये आपस में रोड से कनेक्ट होगा। इनमें रोड के थ्रू मूवमेंट होगा गुड्स का। फिर इजराइल के हाइफा पोर्ट से अगेन शिप का रूट लेते हुए ये पहुंचेगा कहाँ? यूरोप में, जहां पे पिरियस ग्रीस में पोर्ट में ये उतरेगा। अब बात करते हैं हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन की। ये प्रोजेक्ट जो है ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का मेन पार्ट है। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट 2021 में अनाउंस किया गया था। इसको G7 समिट हुआ था यूके के अंडर, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का, इसके ही तवज्जो पे लॉन्च किया गया। दरअसल उस टाइम पे चाइना का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव काफी चल रहा था। चाइना कर रहा था ना, बहुत सारे कंट्रीज में अपनी लाइनें बिछा रहा था, इन्वेस्टमेंट दे रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। उसी को काउंटर करने के लिए ये पार्टनरशिप चलाया गया। इसके कुछ और प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर ये बना रहे हैं अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए। अब ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये इंडिया के लिए क्या फायदा लेके आएगा? इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड जो है वो स्पीड अप हो जाएगा 40% तक। लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा रिड्यूस हो जाएगा, हम आराम से व्यापार कर सकते हैं। एक्ट वेस्ट पॉलिसी जो है वो बूस्ट होगी। एक्ट वेस्ट पॉलिसी माने आपके जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा व्यापार अच्छा होगा। अब बात करेंगे ग्लोबल साउथ की। हमने कहा था देखेंगे एक बार, ये देखिए ये ब्रांड लाइन है, इससे नीचे वाले जो कंट्रीज हैं उनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है, ऊपर वालों को ग्लोबल नॉर्थ। दरअसल ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसमें हम लोग जो हमारा एक लैटिट्यूड है पर्टिकुलर उसको देखते हुए डिवीजन कर रहे हैं ना। ये दरअसल उन कंट्रीज को डोनेट करता है ग्लोबल साउथ जिसमें डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आते हैं। ये सदर्न हेमिस्फीयर में मेनली लोकेटेड है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट में आते हैं। ये इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज से डिफरेंट है। अब ऊपर वाले नॉर्दर्न कंट्रीज जो है, ग्लोबल नॉर्थ वाले कंट्री, वो यूएसए, कनाडा, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब डेवलप्ड है, ठीक है। यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये भी ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है, जबकि ये हेमिस्फीयर में तो साउथ में आते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की। ये कॉन्सेप्ट जो है ग्लोबल साउथ का, ये ब्रेंट रिपोर्ट 1980 में प्रपोज किया गया था, जिसमें बोला गया कि नॉर्थ और साउथ के कंट्रीज को हमें किस हिसाब से बांटना चाहिए कि वहां पे डेवलपमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसा है, जीडीपी कैसा है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। कुछ और इनिशिएटिव जो G20 के द्वारा लाए गए, जैसे कि G20 एम्पावर, इसका नाम क्या है फुल फॉर्म? G20 अलायंस फॉर एम्पावरमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ वुमेन इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन। तो वुमेन को गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा जॉब्स की तरफ लेके जाने के लिए ये इनिशिएटिव था। फिर एक है महारिषि, फुल फॉर्म है मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। इसमें फोकस किया गया कि G20 कंट्रीज वाले जो है वो ये समझ सके कि डिफरेंट काइंड ऑफ एशियन ग्रेन, जैसे कि मिलेट्स हो गए, बाजरा, ज्वार, ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर रिसर्च अगर हम करेंगे तो हम प्लैनेट को भी सेव कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को भी सेव कर सकते हैं। तो जितने भी चीफ साइंटिस्ट हैं इन्होंने मीटिंग किया जो था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लैनेट को लेके, जिसमें इन्होंने महारिषि को लॉन्च किया ताकि हम लोग इंडिया लेवल पे रिसर्च कर सके मिलेट्स के ऊपर। इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च में एस्टेब्लिश किया जाएगा। हैदराबाद के अंदर मेनली इसका सेटअप है, जहां पे रिसर्च किया जाएगा मिलेट्स और पुराने वाले एशियन फूड को लेके। मेन पर्पस यही है एग्रो बायोडाइवर्सिटी को बिल्ड करना, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन को साथ में लेके जाना। इसके अलावा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया गया था। बात करेंगे बिजनेस 20 यानी कि B20 की। रीसेंट B20 का जो समिट हुआ था उसका थीम रखा गया रेस, जिसका फुल फॉर्म था रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। B20 को स्टैब्लिश किया गया था 2010 में, जिसका मेन पर्पस था ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज के वो मेंबर्स जो कि बिजनेस करना चाहते हैं उनकी आपस में मीटिंग कंडक्ट करवाई जा सके, ताकि वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स एक जगह पे मिल सके। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की बात करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और G20 ने मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया, जिसका मेन पर्पस था डिजिटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी पे लेना, मतलब डिजिटल लेवल पे हेल्थ के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ताकि डिजिटल गुड्स और नॉलेज जो है उसको शेयर किया जा सके और फिर हम आने वाले पेंडेमिक को भी रोक सकते हैं इससे, है ना। अब ध्यान देंगे ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑन डिजिटल हेल्थ के बारे में, ये 2020 से 25 तक में लॉन्च की गई है। बात करेंगे फ्रेमवर्क फॉर हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क फ्रॉम पेंडेमिक। दरअसल G20 टास्क फोर्स की रिक्वेस्ट पे एक फ्रेमवर्क जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने प्रिपेयर किया है। इनका मेन टारगेट है कि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी वल्नरेबिलिटी है उनको समझना, ताकि फ्यूचर में
आने वाले पैंडेमिक्स को रोका जा सके और उनके रिस्क को रोका जा सके। इसके दो कंपोनेंट है, हेल्थ, सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को मॉनिटर किया जाएगा ताकि हम लोग रिस्क को रोक सके। इसके अलावा हेल्थ, सोशल और इकोनॉमिक आउटकम क्या हो सकती है उनकी पॉसिबिलिटी को भी चेक किया जाएगा। अब बात करेंगे इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अनाउंस किया गया कि इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंस डायलॉग जो है वो G20 फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग के साथ साथ कंडक्ट किया गया गुजरात के अंदर। इसमें हम लोग दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल और इंटरनेशनल रिलेशन जो है इकोनॉमिक लेवल पे उसको बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। इंडोनेशिया जो है वो आसियान रीजन का, आसियान कंट्रीज में से इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है 2022-23 में। बात करेंगे बिम्स्टेक की, तो इंडिया ने फर्स्ट एवर फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी बिम्स्टेक की, उसको अटेंड किया। ये मीटिंग बैंकॉक थाईलैंड में हुई। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बस ऐसे समझिए, बे ऑफ बंगाल के अराउंड जितने भी कंट्रीज हैं वो आपस में अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को स्टेबल करना चाहते हैं, इसलिए ये बिम्स्टेक एस्टैब्लिश हुआ। एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1997 में इसको एस्टैब्लिश किया गया बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। इसको पहले बिस्टिक कहा जाता था क्योंकि इसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड वाले कंट्री थे। म्यांमार जो है उसने बाद में ज्वाइन किया 1997 में और फिर इसका नाम बिम्स्टेक हो गया। तो बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग कंट्रीज जितने भी हैं वो इसका मेंबर हैं या पार्ट है। सेक्रेटेरिएट इसका ढाका बांग्लादेश के अंदर है। मेन पर्पस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट देना, सोशल प्रोग्रेस देना। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल के इलाके में। करंटली इसके 7 मेंबर्स हैं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। भूटान ने 2004 में ज्वाइन किया था। यहाँ ध्यान से देखिएगा, नेपाल और भूटान डायरेक्टली डू नॉट शेयर द बॉर्डर विद बे ऑफ बंगाल, लेकिन स्टिल ये बिम्स्टेक का पार्ट है। अब बात करेंगे फाउंडिंग प्रिंसिपल की कि बिम्स्टेक किस पे काम करता है, कि हर एक कंट्री की सॉवरन, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस जो है पॉलिटिकल लेवल पे उसको बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। बिम्स्टेक चार्टर साइन किया गया था। 5th बिम्स्टेक समिट जो है वो 2022 में हुआ, तब ये चार्टर साइन हुआ जिसमें कि फॉर्मलाइज कर दिया गया ग्रुपिंग को, मतलब इस ग्रुपिंग को ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। बिम्स्टेक जो है वो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 22% हिस्सा कैरी करता है। इसकी जीडीपी भी $2.7 ट्रिलियन के आसपास है। जितने भी वर्ल्ड के गुड्स ट्रेड होते हैं, है ना, पूरे वर्ल्ड में जितना व्यापार होता है, बे ऑफ बंगाल से हर साल 1/4 25% तक का व्यापार जो है वो होके गुजरता है। 6 एरिया पे फोकस किया जाएगा, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और फिशरीज। इसके अलावा मेंबर्स ने ये भी कहा है कि हम पिलर्स या फिर जो सेक्टर्स है कॉर्पोरेशन के, उनकी संख्या को 14 से 7 कर देंगे ताकि हर एक कंट्री को एक एक पिलर ऑफ कॉर्पोरेशन मिल सके। इंडिया को कौन सा पिलर मिला है, कौन सा सेक्टर? सिक्योरिटी सेक्टर। अब बात करेंगे आसियान की। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 20th आसियान इंडिया समिट को अटेंड किया। कहाँ? जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। तो देखिए, आसियान इंडिया समिट जो है इसमें इंडिया ने 12 पॉइंट का प्रपोजल रखा ताकि दोनों कंट्रीज के रिलेशन को, आसियान यूनिट और इंडिया के रिलेशन को हम लोग मजबूत कर सके। इसमें हम लोग एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी डेवलप करेंगे जिसमें साउथ ईस्ट एशिया को इंडिया के साथ और फिर बाद में वेस्ट एशिया और यूरोप के साथ कनेक्ट किया जाएगा। हम इतना तो देख लिया, इंडिया को वेस्ट एशिया और यूरोप से जोड़ा जा रहा है। हम यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया को भी खींचते जोड़ते हुए चलेंगे। इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक भी आसियान के पार्टनर के साथ शेयर किया जाता है। इसके अलावा दोनों ने मिलकर डिजिटल फ्यूचर के लिए फंड भी स्टैब्लिश किया। आसियान की बात करते हैं, 1967 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसके लिए आसियान डिक्लेरेशन, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन कहते हैं, उसको साइन किया गया। पहले इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसके मेंबर थे। उसके बाद ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉर्पोरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया को 1976 में स्टैब्लिश किया गया, जिसमें सबने फ्रेंडली कॉर्पोरेशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया। इसका सेक्रेटेरिएट इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर है। मेंबर्स की आज के टाइम में बात करें तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैप से इजी होता है ना समझना। तो जितने भी यहाँ पे सर्कल करने वाले हैं ना, मतलब साउथ ईस्ट एशिया के आसपास की कंट्रीज जो साउथ चाइना सी के आसपास में आते हैं, वो सब इसके मेंबर हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, चाइना इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा फिलीपींस डेफिनेटली इसका मेंबर है, ब्रुनेई भी इसका मेंबर है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, ये सब इसके मेंबर हैं। अब हम बात करेंगे कहाँ में बता, हाँ, डायलॉग पार्टनर्स की। तो डायलॉग पार्टनर्स में ऑस्ट्रेलिया आता है, कनाडा, चाइना, इंडिया भी आता है, यूरोपियन यूनियन, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया, यूके, यूएस आते हैं। आसियान कम्युनिटी की बात की जाए तो 2015 में लॉन्च की गई थी। 3 प्रिंसिपल पे काम करती है कि पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी बिल्डअप करेंगे, इकोनॉमिक कम्युनिटी अलग से रहेगी, सोशल कल्चर अलग से रहेगी। इसके कुछ क्रॉस सेक्टरल इनिशिएटिव है, जैसे कि आपस में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं, स्मार्ट सिटी नेटवर्क डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ASEAN+3 कॉर्पोरेशन में आपके आसियान के मेंबर स्टेट और साथ में चाइना, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया आते हैं। इंडिया भी एक्टिव पार्टिसिपेंट है किसका? आसियान की कुछ रीजनल फोरम का, जिसमें नाम कौन कौन से रीजनल फोरम के? ईस्ट एशिया समिट जिसका इंडिया मेंबर है, आसियान रीजनल फोरम, फिर आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग और एक्सपेंडेड आसियान मैरीटाइम फोरम। अब बात करेंगे इंडिया आसियान के रिलेशंस के फैक्ट्स के बारे में। इंडिया का आसियान कंट्रीज का जो ट्रेड है ना वो काफी इंक्रीज हुआ है, 11.3% है ग्लोबल ट्रेड का। आसियान इंडिया का ट्रेड इन गुड अग्रीमेंट 2009 में साइन किया गया था। इसके अलावा हम लोग इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड का ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट करने की कोशिश करें, रोड नेटवर्क बनाएंगे, साथ में कालाधन मल्टी मोडल प्रोजेक्ट जो है वो बना रहे हैं।
अब बात करेंगे सिक्योरिटी की। आसियान प्लान ऑफ एक्शन इन कॉम्बेटिंग ट्रांसनेशनल क्राइम 2016 से 25 तक ये चलाया जाएगा ट्रांसनेशनल क्राइम को रोकने के लिए। फिर आपका एडीडीएम प्लस यानी कि प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग आसियान और उसके 8 डायलॉग पार्टनर्स जिसमें इंडिया भी है उसको मिलकर एक इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं। ईस्ट एशिया समिट की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा 18वां ईस्ट एशिया समिट जो है वो भी जकार्ता इंडोनेशिया में अटेंड किया गया। ईस्ट एशिया समिट में 18 कंट्रीज आते हैं एशिया पैसिफिक रीजन के, ताकि उस रीजन में पीस सिक्योरिटी प्रमोट की जा सके। 10 तो आपके आसियान मेंबर ही हैं, साथ में फिर बचे हुए 8 कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया और यूएसए। ईस्ट एशिया समिट जो है उसका प्रोसेस 2005 में इनिशिएट किया गया था। सबसे पहला ईस्ट एशिया समिट जो है वो कुआलालंपुर मलेशिया में होता। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स ग्रुप ने 5 नए मेंबर्स को 15th ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स का हिस्सा बनाया। ये 15वां ब्रिक्स समिट आपका जोहानिसबर्ग और साउथ अफ्रीका में कंडक्ट किया गया। एक्सपेंशन में 5 नए मेंबर कौन से हैं? इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई। ब्रिक्स का फुल फॉर्म तो पता ही है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और साथ में ये 5 नए मेंबर कितने हो गए? अब 10 हो गए, है ना? 10 ही हुए ना? हाँ जी 10 हुए। जोहानिसबर्ग 2 डिक्लेरेशन में मतलब जोहानिसबर्ग 2 डिक्लेरेशन जो है उसको साइन भी किया गया इस मौके पे, जिसमें ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल मैटर्स को ब्रिक्स में डिस्कस किया जाएगा। ब्रिक्स की बात करते हैं। 2001 में गोल्डमैन सैच्स का एक पेपर एस्टेब्लिश हुआ था जिसमें ये बोला गया कि डेवलपिंग इकोनॉमीज की भी एक ग्रुपिंग होनी चाहिए, पर ये G7 से अलग होगा। ग्रुप ऑफ 7 में कौन सी कंट्री है? डेवलप्ड कंट्री। तो ये जो आपका पेपर था ये कह रहा था डेवलपिंग इकोनॉमीज का ग्रुप होना चाहिए। फिर ब्रिक की कंट्रीज ने आपस में डायलॉग एक्सचेंज करना शुरू किया 2006 में। साउथ अफ्रीका 2010 में इसका जब पार्ट बना तब आपका ब्रिक्स एग्जिस्टेंस के अंदर आया। सेक्रेटेरिएट इसका कोई भी नहीं है परमानेंट में। मेंबर्स में आपको बता चुकी हूँ। मेजर इनिशिएटिव की बात करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका इनिशिएटिव है। इसके अलावा कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट जो है वो इनके लिए तैयार किया गया है, ताकि किसी भी कंट्री को इनमें शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होती है मेंबर्स को तो उनको ये सपोर्ट कर सके। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है तो IMF जो है वो सपोर्ट देता है ना, ऐसे ही ये रिजर्व अरेंजमेंट है। ब्रिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी वैक्सीन के लिए सेटअप किए गए थे ताकि इन्फेक्शन को रोका जा सके पूरे कंट्रीज के अंदर, मेंबर कंट्रीज के अंदर। ब्रिक्स अलायंस जो है ग्रीन टूरिज्म के लिए वो भी लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं ब्रिक्स के नेशंस की, तो ध्यान रखेंगे एक्सपेंशन से पहले जब सिर्फ ब्रिक्स वाले कंट्री थे 24% जो ग्लोबल GDP का हिस्सा थे, 41% ग्लोब की पॉपुलेशन इनका हिस्सा है, 16% ग्लोबल ट्रेड का ही हिस्सा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप किया, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना एक रीजनल ऑफिस सेटअप किया है गिफ्ट सिटी के अंदर जो कि गुजरात में है। इसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। NDB को स्टैब्लिश किया गया था 2015 में, जिसका मेन पर्पस था अपने मेंबर कंट्रीज को और डेवलपिंग कंट्रीज को भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड रिसोर्सेज या फिर फंड प्रोवाइड करना। मेंबर्स इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? ब्रिक्स नेशन, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, इन सबको फंड दिया जाता है। उरुग्वे जो है वो इसका प्रोस्पेक्टिव मेंबर है, लेकिन ऑफिशियल मेंबर जल्द ही बन जाएगा। हेडक्वार्टर जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का वो शंघाई चाइना के अंदर है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट रिसिपेंट है, यानी कि इस फंड को सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा इंडिया रिसीव करता है, पहले नंबर पे आपका चाइना है। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग की बात करेंगे। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग में पार्टिसिपेट किया गया। कहाँ पे? जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर। इसमें बेलारस, बुरुंडी, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कजाकिस्तान और क्यूबा जैसे कंट्री शामिल थे। ऑब्जेक्टिव क्या था? ताकि ब्रिक्स का इंटरेक्शन और भी क्लोज कंट्रीज के साथ बिल्ड हो सके। नेक्स्ट बात करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इंडिया के सबसे पहली चेयरमैनशिप के अंदर 23rd समिट जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया। मतलब इंडिया इसका चेयरमैन था, लेकिन ये समिट हुआ आपका वर्चुअली। 23rd समिट था। इंडिया ने रोटेटिंग चेयरमैनशिप ही ऑब्जर्व करी थी। मतलब 2022 में समरकंद का जो समिट हुआ था उसके बाद से रोटेट होकर ये चेयर जो थी चेयरमैन, वो चेयरमैनशिप वो इंडिया के पास आई थी। कजाकिस्तान जो है वो अगले बार के लिए चेयरमैन चुना गया है। समिट के कुछ हाईलाइट हैं, जैसे कि टुवर्ड्स द सिक्योर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका थीम था, सिक्योर का फुल फॉर्म था सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये जो सिक्योर एक्रोनिम है ना, इसका फुल फॉर्म ये सब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा 2018 के SCO समिट में दिया गया था। फिर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को साइन किया गया ताकि हम लोग टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को काउंटर कर सकें। इंडिया ने 5 नए पिलर कोऑपरेशन के एस्टेब्लिश किए, जैसे स्टार्टअप को आपस में कंट्रीज के अंदर बिल्डअप करना, जो भी SCO के मेंबर्स हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करना, यूथ को एम्पावर करना, डिजिटल इंक्लूजन करना और बुद्धिस्ट हेरिटेज को शेयर करना। ईरान जो है उसने नए परमानेंट मेंबर के तौर पर ज्वाइन किया है। ईरान जो है अब 9th मेंबर बन चुका है। काशी जो कि वाराणसी के अंदर है, इसको सबसे पहला टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो डिक्लेयर किया गया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो शंघाई समिट हुआ था 2001 में रशिया के अंदर। वहां पे इसको फाउंड किया गया था। उसमें पे रशिया, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके परमानेंट मेंबर थे। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर है। गोल में बात की जाए तो आपस में इन कंट्रीज में सिक्योरिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा, बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व किया जाएगा, टेररिज्म को काउंटर किया जाएगा, एजुकेशन में हर एक फील्ड में कोऑपरेट किया जाएगा। मेंबर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ ध्यान से देखिएगा।
जो आपको इस कलर में दिखाई दे रहा है वो इसके मेंबर हैं, जैसे कि आपका कजाकिस्तान हो गया, फिर आपका रशिया हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, उसके बाद आपका पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया और चाइना हो गया। बाकी सारे जो है कुछ ऑब्जर्वर हैं, कुछ डायलॉग पार्टनर हैं, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। 3 ऑब्जर्वर हैं, बेलारस, मंगोलिया और अफगानिस्तान। 6 डायलॉग पार्टनर हैं जिसमें अर्मेनिया, तुर्की, अजरबैजान, नेपाल, श्रीलंका और कम्बोडिया है। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान जो है ये फुल मेंबर कब बने थे, ये बने थे अस्ताना समिट के दौरान। ये समिट 2017 में हुआ था। स्ट्रक्चर की बात करें तो काउंसिल ऑफ हेड होते हैं इसमें, फिर काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जो सेकंड हाईएस्ट काउंसिल है, 2 परमानेंट बॉडी होती है, सेक्रेटेरिएट इन बीजिंग चाइना के अंदर, फिर एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ताशकेंत के अंदर बनाई गई है जो टेररिस्ट के खिलाफ काम करती है। इंडिया भी इसका मेंबर है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो रशियन और चाइनीज है। ऑब्जर्वर स्टेटस की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर 2005 से ही एससीओ को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा न्यू कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी जो है वो इंडिया के लिए लॉन्च की गई है। दरअसल हर कंट्री की अपनी अपनी नीड्स होती हैं, उनके हिसाब से उनको फंड देना, उनकी मदद करना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये एडीबी का मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्ट्रेटेजी का। ठीक है, 2023 से लेकर 27 तक ये स्ट्रेटेजी जो है वो इंडिया के अंदर काम करवाई जाएगी। 7 पैरामीटर्स पे फोकस किया जाएगा। 3 नए पिलर्स हैं जिन पे फोकस होगा, जैसे कि स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करना, इंडिया का जॉब क्रिएशन करना, क्लाइमेट रिजिलियंट ग्रोथ देना, सोशल और इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस लेके आना। एडीबी की कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी जो है वो हर एक कंट्री के डेवलपमेंट रिजल्ट को देखते हुए ही तय की जाएगी ताकि कंट्री का ग्रोथ हो सके। स्ट्रेटेजी 2030 में हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो दरअसल प्रॉस्पेरस लेवल पे एशिया और पैसिफिक एरिया में ग्रोथ लेके आना चाहता है। कॉस्ट शेयरिंग अरेंजमेंट भी रखा गया है। दरअसल एशियन डेवलपमेंट बैंक किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट देगा, साथ में 70% कॉस्ट एडीबी देगा, 30% कॉस्ट जो है वो आपकी डोमेस्टिक लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा दी जाएगी जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो 1966 में रीजनल डेवलपमेंट बैंक के तौर पर इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर है। ये अपने मेंबर्स को, पार्टनर्स को लोन देता है, टेक्निकल असिस्टेंट देता है ताकि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इसके साथ साथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ साथ पॉलिसी डायलॉग भी एक्सचेंज करता है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। 68 इसके मेंबर्स हैं। यहाँ देखिए स्ट्रेटेजी 2030 के 7 प्रायोरिटीज हैं जो एडीबी के द्वारा टेक केयर किए जाएंगे डिफरेंट कंट्रीज को फंड देते टाइम, जैसे कि वहां की पॉवर्टी को दूर करना, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करना, क्लाइमेट चेंज को हैंडल करना, सिटीज को और ज्यादा लिवेबल बनाना, रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, गवर्नेंस को मजबूत करना, रीजनल कॉपरेशन बिल्डअप करना। अब बात करेंगे शेयर होल्डिंग की। यूएस और जापान जो कि नॉन बोरोवर्स हैं, मतलब यहाँ से नहीं खरीद सकते, बोरो नहीं कर सकते फंड को, वो इसके हाईएस्ट शेयर होल्डर है। उसके बाद चाइना है, फिर इंडिया है। इंडिया बोरोवर की कैटेगरी में आता है। 2022 में इंडिया ने काफी ज्यादा पब्लिक सेक्टर के लोन जो है वो एडीबी से लिए हैं, टेक्निकल असिस्टेंट भी लिया है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो कि एडीबी की फंडिंग से चल भी रहे हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, नावा शिवा कंटेनर बनाया जा रहा है, चेन्नई में मेट्रो रेल बनाई जा रही है, असम के अंदर साउथ एशिया लेवल पे कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। एडीबी की कुछ रिपोर्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एशिया इन द ग्लोबल ट्रांजिशन टू नेट जीरो, उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2023 की, एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट 2023 की, फिर की इंडिकेटर फॉर एशियन पैसिफिक 2022। बात करेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी की। तीसरी इसकी जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर कंडक्ट की गई। दरअसल ये यूएसए और उसके पार्टनर कंट्रीज के द्वारा ज्वाइंटली लॉन्च किया गया प्रोग्राम है। 2022 में टोक्यो के अंदर लॉन्च हुआ था ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में हम लोग ग्रोथ जो है वो कर सके और रिलेशनशिप को मजबूत कर सके। इसके मेंबर कंट्रीज 14 है, इंडिया भी इसका मेंबर है। इसके अलावा यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके मेंबर हैं। मेन पर्पस यही है आपस में सप्लाई चेन को बिल्ड करना ताकि इन कंट्रीज में किसी भी रॉ मटेरियल की या फिर आउटपुट की सप्लाई न रुक पाए, और चाइना को काउंटर करना क्योंकि चाइना अपने ऊपर डिपेंडेंसी करना चाहता है हर एक कंट्री के रिगार्डिंग द मटेरियल। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल ट्रेड अग्रीमेंट की वर्सेज आईपीईएफ। देखिए ट्रेडिशनल जितने भी ट्रेड अग्रीमेंट होते हैं या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होते हैं उनमें काफी सारे नेगोशिएशन होते हैं, लेकिन आईपीएफ जो है वो नेगोशिएट नहीं करता मार्केट टैरिफ्स को लेके। इसके अलावा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है उसमें सिंगल अम्ब्रेला के नीचे ही सब कुछ नेगोशिएट किया जाता है, लेकिन आईपीईएफ हर एक कंट्री के लेवल पे जाके नेगोशिएट करता है, ट्रेड से रिलेटेड अगर करना भी होता है। और मेंबर नेशंस जितने भी हैं उनमें काफी ज्यादा रेगुलेटरी लेवल पे मीटिंग की जाती है। इंडिया ने बायोफ्यूल अलायंस का मेंबर बनने के लिए आईपीईएफ के मेंबर्स को भी क्या किया है, इनवाइट किया है ताकि वो भी बायोफ्यूल्स में प्रमोशन कर सकें और सस्टेनेबली बायोफ्यूल को जनरेट कर सकें। आईपीईएफ के 4 पिलर्स हैं। ट्रेड इसका पहला पिलर है, सेकेंड है सप्लाई चेन को मजबूत करना, तीसरा है क्लीन इकोनॉमी लेके आना, और फिर चौथा है फेयर इकोनॉमी लाना। जो भी पार्टनर्स हैं जरूरी नहीं है उनको सारे के सारे 4 पिलर ज्वाइन करने हैं। इंडिया ने 2 से लेकर 4 तो ज्वाइन किए हैं, लेकिन ट्रेड का इंडिया हिस्सा नहीं है। ट्रेड में इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस ही है। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंडिया को इसमें री इलेक्ट किया गया है काउंसिल के अंदर।
2024-25 के बाइनियम के लिए जो इलेक्शंस हुए थे उसमें हाईएस्ट वोट्स इंडिया को अचीव हुई हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, 1948 में सेटअप की गई थी। हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। मेन पर्पस क्या है कि जितनी भी शिपिंग होती है, शिप्स वगैरह जाती है ना आपकी सी के अंदर, समुद्र के अंदर ट्रेड होता है, ये सब इनमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनको बनाना, ये सब का ध्यान रखना ताकि कोई हादसा ना हो पाए। 176 मेंबर्स हैं, 3 एसोसिएट मेंबर हैं, तो इंडिया इज द एसोसिएट मेंबर। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें असेंबली, काउंसिल, 5 मेन कमेटीज भी हैं। रोल की बात करें तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में काफी ज्यादा मदद करता है आपका आईएमओ। आईएमओ का एक मार्पोल कन्वेंशन है जिसका मेन पर्पस है शिपिंग से होने वाले पॉल्यूशन को मिनिमाइज करना। फिर पर्टिकुलरली सेंसिटिव सी एरिया जो है ये आईएमओ के द्वारा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए डेजिग्नेट किया गया एरिया होता है। लंदन की डंपिंग कन्वेंशन है जिसमें कि सी वेस्ट में जो हम लोग डंप करते हैं, समुद्र के अंदर जो वेस्ट डंप करते हैं उसको रेगुलेट करना, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन जो है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना ताकि शिपिंग से होने वाला कार्बन जो निकलता है उसको कैप्चर कर पाए, ये सारी चीजें करना। आईएमओ के 2020 के जो रूल है उसमें ये बोला गया है कि सल्फर का जो कंटेंट है फ्यूल ऑयल के अंदर, खास करके वो तेल जो कि आपका शिप्स के अंदर डाला जाता है, उस कंटेंट को हमें मिनिमाइज करना है, उसके लिए लिमिट लगाई गई है। एनर्जी एफिशिएंसी एग्जिस्टिंग शिप इंडेक्स 2023 से लॉन्च किया गया जिसमें जितने भी शिप्स हैं उनको अपनी एनर्जी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होती है ताकि ये चेक किया जा सके कि कितना कार्बन वो एमिट करते हैं, कितनी एफिशिएंटली वो काम कर पाते हैं जब वो समुद्र के अंदर उतरते हैं। रोल ऑफ आईएमओ इन मैरीटाइम सेफ्टी में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ, जिसको सोलास कन्वेंशन कहते हैं, 1974 में आई थी, जिसमें स्टैंडर्ड तय किए गए हैं कि शिप को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होगा, कौन से इक्विपमेंट रहेंगे ताकि उसकी सेफ्टी रह सके समुद्र के अंदर। फिर जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है जो वेस्टर्न इंडियन ओशन के अराउंड तय करता है कि पायरेसी वगैरह के इंसिडेंट, रॉबरी वगैरह जो है वो शिप पे ना हो पाए। जेडा अमेंडमेंट टू जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर एक्सपैंड किया गया था इस कोड को, जिसमें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर होती है शिप्स के थ्रू, मैरीटाइम टेररिज्म होता है, उस सबको कंट्रोल किया जा सके। फिर सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी की ट्रीटी निकाली गई है। आईएमओ का मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी है और एक फैसिलिटेशन कमेटी है जिसमें हम लोग ड्रग की स्मगलिंग को इंटरनेशनल शिप से प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। आईएमओ काउंसिल की बात की जाए तो ये आईएमओ का एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है जिसका मेन पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को सुपरवाइज करना। इसमें 40 मेंबर स्टेट्स हैं जिनको असेंबली इलेक्ट करती है 2 साल की टर्म्स के लिए। आईएमओ के काउंसिल मेंबर को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। कैटेगरी ए में वो स्टेट आते हैं जो कि इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज में इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं। कैटेगरी बी में वो स्टेट्स आते हैं जिनका इंटरनेशनल लेवल पे सी बॉन्ड, समुद्र से रिलेटेड जो व्यापार है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। इंडिया को इसी कैटेगरी में री-इलेक्ट किया गया है। कैटेगरी सी में वो देश आते हैं जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट में अपना इंटरेस्ट लेते हैं और ये जोग्राफिकल एरियाज जो है उनको देखते हैं समुद्र के मतलब उस रास्ते के थ्रू। G7 की बात करेंगे, 49th समिट G7 के ग्रुप का हिरोशिमा जापान के अंदर कंडक्ट किया गया। इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील जो है उसने गेस्ट के तौर पे, इनवाइटी के तौर पे पार्टिसिपेट किया, तो ये मेंबर नहीं है इंडिया, ये ध्यान रखिएगा G7 का, ठीक है। G7 की बात की जाए तो इसको पहले G8 कहा जाता था। 1973 में इसको बनाया गया था। 1973 में ओरिजिनेट हुआ था, 1975 में सेटअप किया गया। ये एक इनफॉर्मल फोरम है जिसमें जितने डेवलप्ड या फिर इंडस्ट्रियलाइज नेशन है जिनका व्यापार अच्छा है वो ग्लोबल लेवल पे और मजबूत बनने की कोशिश करते हैं। ये एनुअली मीटिंग होती है इनकी जिसमें ग्लोबल लेवल पे क्या इकोनॉमिक फ्रेमवर्क रहेगा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्या रहेगी, उस सबको डील किया जाता है। कनाडा, जापान, यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इटली अब इसके मेंबर हैं। G7 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है जैसे G20 का नहीं है। रशिया जो है उसने G7 को 1998 में ज्वाइन किया था, फिर ये G8 बन गया था, लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया के ऊपर, क्रीमिया पेनिनसुला पे अटैक किया, उसको टेक ओवर किया, तो इसकी मेंबरशिप से निकाल दिया गया। यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर नहीं है लेकिन इसके एनुअल समिट को अटेंड जरूर करता है। G7 की बात की जाए तो 25% आपका जो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है वो इन्हीं कंट्री से होता है। ये 46% ग्लोबल जीडीपी को कंटेन करते हैं। वर्ल्ड की 1/10 पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। G7 की अचीवमेंट की अगर बात की जाए तो इसने क्रूशियल रोल प्ले किया है मलेरिया को फाइट करने के लिए, एड्स को फाइट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने ग्लोबल फंड निकाला था इसके लिए 2002 में। 2015 में इसके जो मेंबर्स हैं इन्होंने ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम निकाला। ये प्रोग्राम जो था ये क्लाइमेट चेंज के लिए था ताकि क्लीन एनर्जी प्रमोट की जा सके। G7 के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स को दोबारा से लेके आए हैं ताकि 15% तक मिनिमम मल्टीनेशनल कंपनीज पे टैक्स लगाया जा सके। फिर पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा निकाला गया ताकि मिडिल इनकम कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग दी जा सके। पार्टनरशिप फॉर रिजिलियंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन इनहांसमेंट की बात करेंगे जिसको राइस कहा जा रहा है। ये भी वर्ल्ड बैंक और G7 का ही एक इनिशिएटिव है, जापान की प्रेसिडेंसी के अंडर ही लॉन्च हुआ। इसमें $40 मिलियन की पार्टनरशिप को बनाया जाएगा ताकि क्लीन एनर्जी के प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई है वो तय की जा सके पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज में। इसमें लो और मिडिल इनकम की जो कंट्रीज है ना खास करके उनको रखा गया है ताकि वहां पे सप्लाई चेन जो है क्लीन
क्लीन एनर्जी के प्रोडक्ट के लिए वो प्रमोट की जा सके। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की बात करेंगे, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर ने ये रिकमेंड किया है कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के अंदर, कंट्रीज के अंदर जितने भी हमारे देश के लोग इम्प्रिजन है, इंडियन नेशनलिस्ट जो जेल के अंदर है वहां पे, उनको लीगल असिस्टेंस दी जानी चाहिए। ग्लोबल कॉर्पोरेशन जो आपका काउंसिल है, सॉरी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, इसको रियाद में सऊदी अरेबिया में 1981 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर रियाद के अंदर ही है। दरअसल ये गल्फ रीजन के अंदर जितने कंट्रीज हैं उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है। इसमें 6 मेंबर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे कतर हो गया, फिर आपका कुवैत हो गया, ओमान हो गया, और यहाँ पे आपका बहरान हो गया। ये रहा आपका बहरान। हाँ जी, कहाँ पे है? हाँ यहीं पे है बहरान, ये रहा, सॉरी बहरान यहाँ पे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा येमेन इसका मेंबर नहीं है यहाँ पे, और ईरान भी इसका मेंबर नहीं है यहाँ पे, इराक भी इसका मेंबर नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ईरान एंड इराक आर नॉट मेंबर्स। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है। इंडिया और इसका रिलेशन अगर देखा जाए तो इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के ब्लॉक का। क्या ट्रेड करते होंगे हम? वहां से ऑयल को मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं, है ना। इसके अलावा दोनों फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया का लीगल असिस्टेंट कैसे चलता है अब्रॉड के अंदर, मतलब फॉरेन के अंदर हमारे किसी इंडियन नेशनल को हमें लीगल असिस्ट करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए इंडियन मिशन जो है वो लीगल असिस्टेंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो फंड दे सकते हैं, फाइनेंस दे सकते हैं, या वहां पे इंटरप्रेटर दे सकते हैं ताकि वहां पे इंडियन को मदद हो सके। इंडियन मिशन जो है वो कोर्ट केस फाइल नहीं कर सकता या फिर कोर्ट केस लड़ नहीं सकता वहां पे खुद से जाके। जो लॉयर का एक्सपेंडिचर होता है वो डेफिनेटली वो बियर कर सकता है इंडिया। इसमें इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड से पैसा जाता है ताकि लीगल असिस्टेंस दिया जा सके फॉरेन में बैठे इंडियन नेशनल्स को जो वहां पे जेल के अंदर मतलब जा चुके हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर जो है उनको इसके तहत मतलब इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड के तहत कोई मदद नहीं दी जाती है। डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो को फिनलैंड और स्वीडन ने हाल फिलहाल में नाटो को 31वें और 32वें मेंबर के तौर पे ज्वाइन किया है। फिनलैंड जो है वो नाटो के कलेक्टिव डिफेंस का पार्ट बना है। इसमें सिक्योरिटी की गारंटी जो है वो भी इसको दी गई है फिनलैंड को। किसके तहत दी गई है? कलेक्टिव डिफेंस के तहत। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब होता है कि एक भी बंदे पे अगर एक कंट्री पे भी अटैक हुआ ना तो कलेक्टिवली सारे कंट्रीज जो इसके मेंबर है नाटो के वो अटैक करने वाले कंट्री के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इसमें किसी भी कंट्री के खिलाफ अगर अटैक होता है जो नाटो के मेंबर है तो उसमें किया गया अटैक पूरी नाटो के कंट्रीज पे किए गए अटैक के बराबर माना जाता है। ये आर्टिकल 5 में लिखा गया है। नाटो की बात करेंगे, नाटो को एस्टैब्लिश किया गया 1949 में वॉशिंगटन ट्रीटी के बाद। हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम के अंदर है। ये कैसे था? ये एक मिलिट्री अलायंस था यूएसएसआर के अगेंस्ट इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसमें 32 मेंबर हैं, 30 यूरोपियन नेशन है, फिर यूएसए और कनाडा है। यूरोपियन यूनियन के जितने मेंबर्स हैं वो नाटो का पार्ट कुछ है, उसमें से कुछ नहीं है। जो नहीं है वो देख लीजिए, ऑस्ट्रिया, सिप्रस, आयरलैंड और माल्टा। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 51 जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, उसी से नाटो को बनाने की अथॉरिटी जो है वो मिली थी। इसके अलावा मेजर नॉन नेटो अलाई भी हैं जो कि मेंबर नहीं है नाटो के लेकिन फिर भी इसके पार्टनर है। इनको MNNA का स्टेटस है। यूएस के लॉ के द्वारा इसको ये स्टेटस जो है वो दिया जाता है। इसमें सिक्योरिटी कमिटमेंट नहीं की जाती है जो आपका नॉन नेटो अलाई है उसके साथ। यूएस जो है उसने अभी तक 30 कंट्रीज को इसका डेजिग्नेशन दिया है। इंडिया MNNA का पार्ट नहीं है। फिर नाटो प्लस ग्रुपिंग भी एक लाई जाएगी यूएस के द्वारा। नाटो प्लस ग्रुपिंग में इंडिया को पार्ट बनाया जाएगा। इंडिया ने ऑलरेडी इसके फ्रेमवर्क को रिजेक्ट कर दिया कि मुझे इस ग्रुपिंग का पार्ट नहीं बना, लेकिन फिर भी ट्राई किया जा रहा है। हाल फिलहाल में नाटो प्लस 5 है जिसमें नाटो और 5 अलाइड नेशन जो है वो इसका पार्ट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया। ये नाटो प्लस ग्रुपिंग का मेंबर बन चुके हैं। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, मेंबर कंट्रीज का मैप दिया गया है जिन्होंने 1991 से पहले ज्वाइन किया, जिन्होंने बाद में किया। ये आप चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक इट इज नॉट रिक्वायर्ड, पर फिर भी एक नजर मारनी हो मार सकते हैं। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है देन इट वुड बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर, राइट। अब बात करते हैं आगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इंडिया को विजिट किया ये चेक करने के लिए कि कैसा इंडिया के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके केसेस को हैंडलिंग के लिए क्या क्या प्रावधान जो है वो इंडिया कर रहा है, इसका असेसमेंट किया जाएगा। सो दरअसल इसकी फाइनल रिव्यू मीटिंग जो है वो जून 2024 में बोला गया है कि होगी। म्यूचुअल इवैल्यूएशन में कंट्री की रिपोर्ट को एनालाइज किया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से वो कंट्री कैसे डील कर रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसको G7 के समिट के दौरान पेरिस में स्टैब्लिश किया गया 1989 के तहत। हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर ही है। ये इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है मनी को धोना, है ना, ब्लैक से व्हाइट करना, इसके अगेंस्ट काम करती है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग को देखती है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में जो भी थ्रेट है उसको डिटेक्ट करके उसके लिए सोल्यूशन देती है। 37 मेंबर जो रिस्ट्रिक्शन है ये मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन इसके मेंबर है। इंडिया ने FATF को 2010 में ज्वाइन किया था। सो इसका मेन पर्पस है इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड जो है वो तय करना ताकि इलीगल एक्टिविटीज को फंडिंग जाने से रोका जा सके। ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड ये इसके द्वारा तय किए गए हैं। इसके अलावा 9 FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज जो है उनका नेटवर्क स्टैब्लिश किया गया है जो FATF की पॉलिसी बनाती है। एशिया पैसिफिक ग्रुप बनाया गया
गया है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, ये एक एग्जाम्पल है रीजनल बॉडी का। इसके अलावा कंट्रीज को एफएटीएफ के स्टैंडर्ड के हिसाब से ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। अभी ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट क्या है ये देखिए यहाँ पे। देखिए ग्रे लिस्ट में किसी भी कंट्री को रखने का मतलब क्या है कि उस कंट्री के ऊपर निगरानी मॉनिटरिंग बढ़ चुकी है, क्योंकि वो कंट्री शायद सेफ हेवन है, क्योंकि वहां पे टेररिस्ट के लिए फंड बहुत आसानी से जाता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग भी करती है। ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि ना केवल वो कंट्री मॉनिटरिंग के लिए रखी गई है, बल्कि उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि वो हाई रिस्क पे है, क्योंकि वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज भी होती हैं, और नॉन कोऑपरेटिव कंट्री है क्योंकि वो आपके साथ कोऑपरेट करके टेररिस्ट फंडिंग को रोकना नहीं चाहता। एफएटीएफ के द्वारा रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड किया गया, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था। एफएटीएफ में साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया को ग्रे लिस्ट में दाखिल किया गया। पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट में था 2022 में, लेकिन अब इसको रिमूव कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत सारे मेजर्स को लिया है। इसके अलावा एफएटीएफ ने एक रिपोर्ट जारी की, क्राउड फंडिंग ऑफ टेररिज्म फाइनेंसिंग, ये ध्यान रखना है। इंटरपोल की बात करेंगे। 91st जनरल असेंबली की मीटिंग जो है इंटरपोल की, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस इन्वेस्टिगेशन, वो कंडक्ट हुई है वियना के अंदर, और 100 साल आपके इंटरपोल को हो चुके हैं। सीबीआई एकेडमी ऑफ इंडिया ने इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क को ज्वाइन भी किया है। ये आपका इंटरपोल जो है 1923 में सेट किया गया था, 1923 में। इसका मेन पर्पस क्या है, वर्ल्ड की जितनी भी पुलिस है उनको साथ में काम करवाना, ताकि एक सेफ प्लेस पूरे वर्ल्ड को बनाया जा सके। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस के अंदर है। इसका मेन पर्पस है नेशनल लेवल की पुलिस फोर्सेस के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, ताकि क्राइम को रोका जा सके। 196 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर, राइट। ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। जनरल असेंबली होती है जो सुप्रीम बॉडी है, आपस में मीटिंग करती है। फिर सेक्रेटेरिएट होता है जो डेली एक्टिविटीज देखता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो जनरल असेंबली के द्वारा ही इलेक्ट किए गए मेंबर से बनती है। नेशनल सेंटर ब्यूरो होता है जिसमें जो कंट्री है उनके फोकल पॉइंट्स को इसमें पार्टिसिपेट के लिए बुलाया जाता है, मतलब डिफरेंट कंट्रीज की पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट करती है। इंडिया की तरफ से कौन सी है, सीबीआई जो है वो यहाँ पे जाती है। अब बात करेंगे, ये इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है पुलिस इन्फॉर्मेशन को ग्लोबली शेयर करने को लेकर। इंटरपोल एक पुलिस फोर्स नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन का स्टैंडर्ड है जो कि शेयरिंग में मदद करती है इन्फॉर्मेशन की बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ पुलिस फोर्सेस ऑफ अदर कंट्रीज। इसके अलावा कोई पावर नहीं है इसके पास कि किसी को अरेस्ट कर सके, लेकिन डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन के लिए सलाह जरूर दे सकती है, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती है। इंटरनेशनल लेवल के रेडियो नेटवर्क को 1935 में इन्होंने लॉन्च किया था, जो कि एक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का नेटवर्क था, जिसमें कि डिफरेंट पुलिस जो है नेशनल लेवल पे वो कम्युनिकेट इजीली कर पाए। फिर आई कोर प्रोग्राम ये लेके आए, जो नई टेक्नोलॉजी का ये प्रोग्राम था, जिसमें कि बिग डाटा को कैसे हम लोग फ्रंट लाइन पे हार्नेस कर सकते हैं, डिफरेंट पुलिस कैसे उसको डाटा को एसेस कर सकती है, अटेन कर सकती है, उसकी बात की गई। 7 ग्लोबल पुलिसिंग गोल भी इसके तहत रखे गए हैं। यूनाइटेड नेशन 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसी को ध्यान में रखते हुए ये 7 ग्लोबल पुलिसिंग के गोल जो है वो इसने रखे। इसकी रिपोर्ट है इंटरपोल ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट, ये ध्यान रखनी है। देखिए इंटरपोल के द्वारा ना कुछ नोटिस निकाले जाते हैं जिनका कलर होता है, कलर के हिसाब से नोटिस जो है वो काम करता है। जैसे इनका जो रेड नोटिस है, इसका मतलब है अगर किसी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड नोटिस निकाल दिया तो मतलब वो इंसान जो है वो वांटेड है। येलो नोटिस निकाला तो वो मिसिंग पर्सन है। ब्लू निकाला तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है इंटरपोल। ब्लैक नोटिस निकाला तो कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडीज की बात कर रहा है। ग्रीन नोटिस निकाला तो कोई वार्निंग है। ऑरेंज नोटिस मतलब कोई इमिनेंट थ्रेट है। पर्पल नोटिस का मतलब कुछ मॉडस ऑपरेंडी या रूल वगैरह निकाला है। उसके अलावा इंटरपोल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्पेशल नोटिस भी होता है, जो कि ग्रुप्स के लिए निकाला जाता है अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ सैंक्शंस हैं। अब बात करेंगे इससे रिलेटेड न्यूज की, जैसे कि मैक्लोइन कन्वेंशन के बारे में। देखिए 12th मीटिंग जो है इंटरपोल के मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स की, वो हाल फिलहाल में कंडक्ट की गई, जिसमें ये बोला गया कि मैनिपुलेशन जो होता है, यानी कि जो बैटिंग वगैरह लगती है, मैच फिक्सिंग होती है, उसके खिलाफ हमें काम करना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन के खिलाफ है। और मैक्लोइन कन्वेंशन भी दरअसल इसी के रिलेटेड काम करती है। काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, इसको मैक्लोइन कन्वेंशन कहते हैं। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसका मेन पर्पस है मैच फिक्सिंग पे चेक करना, उसकी एक्टिविटीज को रोकना। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है न्यूज में, जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग जो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की काउंसिल की, वो कोलंबो श्रीलंका के अंदर हेल्ड की गई। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1997 में स्टैब्लिश की गई थी नेल्सन मंडेला के विजन के बाद, जिसका मेन पर्पस क्या है, इंडियन ओशन रीजन के आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं वहां पे रीजनल कॉपरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको लेके आना। 23 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है, ध्यान रखेंगे। ये एनुअली मीट करते हैं। अब आपको ध्यान रखना इन्फॉर्मेशन क्या जरूरी है, 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इस एरिया में रहती है। इसका पार्ट है जो आपके इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है। 80% ग्लोबल ऑयल का ट्रेड यहाँ से होता है। इंडिया इसका चेयरमैन रहेगा 2025 से लेकर 27 तक। इसके अलावा इससे पिछली इसकी चेयरमैनशिप कहाँ से रहेगी, अभी बांग्लादेश से श्रीलंका के पास आई थी, और श्रीलंका 2023 से लेकर 25 तक इसकी चेयर रहेगा। अब मेंबर्स को ध्यान से देखिए, हर एक मेंबर को तो आप याद नहीं कर सकते हैं ना। इंडियन ओशन के मैक्सिमम सराउंडिंग कंट्रीज इसके मेंबर हैं, लेकिन यहाँ देखिए पाकिस्तान इज नॉट मेंबर, अफगानिस्तान इज नॉट मेंबर, नेपाल भूटान ऑफ कोर्स नहीं, म्यांमार भी इसका मेंबर नहीं है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो कि रिम में तो आते हैं वो कंट्रीज, लेकिन मेंबर नहीं है। इसका मेंबर नहीं है वालों को ध्यान रख लीजिए, आसान हो जाएगा। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक
आइलैंड कॉर्पोरेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए इनका जो थर्ड समिट है वो पोर्ट मॉर्सबी में यानी कि कैपिटल ऑफ पपुआ नुआ गुनिया में स्टैब्लिश किया गया या हेल्ड किया गया। इंडिया ने 12 पॉइंट का डेवलपमेंट प्लान दिया है कि कैसे पैसिफिक आइलैंड नेशन पर डेवलपमेंट हो सकता है। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन की बात करें तो 2014 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पे इसके 14 आइलैंड कंट्री जो है वो मेंबर लिखे गए हैं। ध्यान रखिएगा हमारे जो पैसिफिक आइलैंड के कंट्रीज हैं उनको माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और पॉलिनेशिया के नाम पे बांटा जा सकता है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जैसे कि हवाई जो है वो पॉलिनेशिया का पार्ट है, फिजी जो बहुत न्यूज में रहता है ये मेलेनेशिया का पार्ट है, पपुआ न्यू गिनिया भी मेलेनेशिया का पार्ट है। माइक्रोनेशिया में इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ आइलैंड मार्शल आइलैंड है जिसमें कोरल्स भी पाए जाते हैं और ये सब पैसिफिक ओशन के अंदर है। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पैसिफिक आइलैंड में 3 मेजर ग्रुप हैं जैसे मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, और लार्ज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वहां पे बहुत सारे नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज जो है वो पाए जाते हैं पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में। इंडिया जो है वो करंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक इनिशिएटिव है, स्टार सी इनिशिएटिव, इसको भी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में पैसिफिक आइलैंड कंट्री में लॉन्च करना चाहता है। स्टार सी का फुल फॉर्म क्या है? सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। दरअसल इसके तहत हम लोग स्टार कंट्रीज को बिल्ड कर रहे हैं जहां पे टेक्नोलॉजी, नॉलेज और जो एक्सपर्टीज है सोलर एनर्जी की उसको बिल्डअप किया जाएगा। इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस और यूएनआईडीओ जो है ज्वाइंटली इंप्लीमेंट करेंगे। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे। इंडिया ने 8th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है उसमें पार्टिसिपेट किया। कहाँ पे हुई है? रशिया के पोर्ट सिटी व्लादिवोस्टोक में। इसको 2015 में स्टैब्लिश किया गया था फोरम को। दरअसल इसमें रशिया का जो फार ईस्ट इलाका है ना, जहां डेवलपमेंट नहीं है, वहां पे इन्वेस्टमेंट को फेच करने की कोशिश की जा रही है। रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है इसको फार ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। ये पैसिफिक के साथ बॉर्डर शेयर करता है, आर्कटिक ओशन के साथ शेयर करता है और 5 कंट्री साथ में जुड़ते हैं इसके बॉर्डर शेयरिंग में। आपका चाइना हो गया, जापान हो गया, मंगोलिया, यूएसए और नॉर्थ कोरिया। देखिए इस रीजन में 1/3 ऑफ रशिया टेरिटरी आती है। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है लेकिन फिर भी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है या फिर कह लीजिए वहां पे माइनिंग नहीं हो पा रही नेचुरल रिसोर्सेज की, इससे इन्वेस्टमेंट की डिमांड है। चाइना काफी बिगेस्ट इन्वेस्टर है इस रीजन के अंदर, उसके बाद साउथ कोरिया है, फिर आपका जापान है। अब बात करेंगे पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक के बारे में। फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग्स है फॉर द पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक वो हाल फिलहाल हेल्ड की गई। दरअसल ये 5 नेशंस का इनफॉर्मल एक मैकेनिज्म है जिसमें पैसिफिक आइलैंड को सपोर्ट करने की बात की गई है ताकि वहां पे इकोनॉमिक टाइज को बिल्डअप किया जा सके। इसको यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और जापान ने 2022 में लॉन्च किया था। G77 की बात करेंगे। इंडिया ने G77 के ऊपर अपनी जो कमिटमेंट है उनको दोबारा से रीट्रेट किया है या फिर दोबारा से कमिट करने की कोशिश की है कि हम इसको तय करेंगे। देखिए G77 प्लस चाइना समिट क्यूबा के अंदर हुआ। G77 समिट जो है ना इसमें ग्लोबल साउथ के बहुत सारे कंट्रीज हैं। G77 या ग्रुप ऑफ 77 प्लस चाइना का मतलब ये हुआ कि चाइना इसका मेंबर नहीं है ग्रुप का, लेकिन फिर भी उसने पार्टिसिपेट किया। ऑफिशियली मेंबर नहीं है चाइना। ग्रुप ऑफ 77 को 1964 में स्टैब्लिश किया गया था। इसमें 77 डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इनका मेन पर्पस क्या है? ग्लोबल साउथ में डेवलपमेंट लेके आना, ग्लोबल साउथ में नेगोशिएशन को बिल्डअप करना ताकि वो कंट्री भी मजबूत बन सके। साउथ साउथ की कॉर्पोरेशन को इसमें प्रमोट किया जाता है। 134 मेंबर्स हैं। इंडिया इज अ मेंबर बट चाइना इज नॉट अ मेंबर, राइट। इसके अलावा ये लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसमें यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री एक साथ हैं। 77 G24 की बात करेंगे। G24 जो है वो डेवलपिंग नेशंस का ही ग्रुप है जिसमें मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स में कैसे रिफॉर्म होने चाहिए उसकी बात की गई है। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, क्योंकि इन सब में ना ये सारे बैंक्स में डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इससे G24 एक साथ बोल रहे हैं कि हमें भी इसमें वो चाहिए प्रेफरेंस। जेनेसिस की बात करते हैं। 1971 में इसको स्टैब्लिश किया गया था ग्रुप ऑफ 77 के तौर पे और फॉर्मली 1972 में क्रिएट किया गया। इसमें 24 आपके मेंबर्स हैं जो दरअसल डेवलपमेंट इशू से रिलेटेड, मॉनेटरी इशू से रिलेटेड डेवलपिंग कंट्रीज की पोजीशन को मजबूत करने की बात करते हैं। इन इंस्टीट्यूशन में ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन में। अब मेंबर्स की बात करें 28 मेंबर्स हैं। इंडिया भी मेंबर है प्लस चाइना इज द स्पेशल इन्वाइटी। सेक्रेटेरिएट इसका वाशिंगटन DC में है जहां पे IMF का हेडक्वार्टर है। I2U2 की बात करेंगे। इंडिया, इजराइल, UAE जो है इन्होंने I2U2 के ग्रुप के अंदर नया ज्वाइंट स्पेस वेंचर खोलने का अनाउंसमेंट किया है ताकि आपस में स्पेस एक्टिविटीज में भी ये लोग इन्वॉल्व हो सके। देखिए इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई इसके मेंबर हैं। ये ग्रुपिंग का सबसे पहला नाम जो है वो 2021 में रखा गया था क्योंकि उस टाइम पे इजराइल और यूएई के बीच में अब्राहम एकॉर्ड साइन किया गया था ताकि उनके अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो सके। इजराइल और यूएई में कभी भी नहीं बनती थी, तो ये काफी ज्यादा ब्रेक थ्रू था। उसके अलावा इसको स्टैब्लिश किया गया इंटरनेशनल फोरम के तौर पे। I2U2 को न्यू क्वाड भी कहा जा रहा है। क्या? न्यू क्वाड, ठीक है। इसका मेन पर्पस यही है कि आपस में म्यूचुअल इंटरेस्ट को शेयर करना, इन्वेस्टमेंट फेच करना कंट्रीज के अंदर। अब बात करेंगे ऑकुस की। इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए जो है वो मेंबर हैं। ये दरअसल डीप स्पेस एडवांस रडार कैपेबिलिटी को लॉन्च कर रहे हैं ताकि स्पेस के डोमेन में अवेयरनेस जो है वो कलेक्टिव तरीके से बिल्ड की जा सके। ये एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, 2021 में लॉन्च किया गया था। आपस में सिक्योरिटी और डिफेंस के इंटरेस्ट को ये लोग प्रमोट करेंगे। अब बात करेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। इंडिया और IAEA के द्वारा आपस में कोऑपरेट किया जाएगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को ग्लोबल साउथ में प्रमोट करने के लिए। देखिए IAEA ये जो है
ये वर्ल्ड का सेंट्रल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसका मेन पर्पस है न्यूक्लियर के फील्ड के रिलेटेड कोऑपरेशन को बिल्डअप करना। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है 1957 से। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के ऊपर है। इंडिया ऑलरेडी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। तो ध्यान रखिएगा, इसका मेन पर्पस है जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल मार्केट के अंदर घूम रहा है ना पूरे वर्ल्ड में, उसका पीसफुल पर्पस के लिए यूज हो सके, ये उसको मॉनिटर करता है, ये सेफगार्ड अग्रीमेंट करता है। ठीक है, इंडिया और आईएए ने भी आपस में अग्रीमेंट साइन किया था। अग्रीमेंट है अग्रीमेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेफगार्ड टू सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटी, 2009 में आपका अग्रीमेंट साइन हुआ था। बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की। दरअसल इनके द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास को लॉन्च किया गया। फुल फॉर्म है प्रमोटिंग रेगुलर असिस्टेड माइग्रेशन फॉर द यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा 2023-24 को ये प्रोग्राम जो है वो चलाया जाएगा। मेन पर्पस है रेगुलर लेवल पे जितना भी माइग्रेशन होता है यहाँ से इंडिया जो फॉरेन के अंदर जाते हैं उनको हम लोग और ज्यादा मोटिवेट कर सके, सेफ तरीके से वहां पहुंचा सके जहां वो जाना चाहते हैं, ताकि वो अच्छा कर सके अपनी लाइफ में। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन को 1951 में सेटअप किया गया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है माइग्रेशन के फील्ड को लेके, यूनाइटेड नेशन के अंदर ही आती है। 175 मेंबर्स हैं, इंडिया इज आल्सो द मेंबर। इसका मेन पर्पस है ह्यूमन मैनेजमेंट करना माइग्रेशन का, ताकि उनके साथ कुछ नुकसान ना हो जाए जो माइग्रेट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात करेंगे, ओपेक। देखिए अंगोला ने ओपेक से खुद का पल्ला झाड़ लिया है, विड्रॉ कर लिया है। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नाम से क्लियर है, ये उन कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं और ये पेट्रोल का दाम भी तय करती है काफी हद तक। ठीक है, इसका मेन पर्पस है कोऑर्डिनेट करना और पेट्रोलियम पॉलिसीज को यूनिफाइड तरीके से पेश करना। 12 मेंबर है, यहाँ वही कंट्री है जहां पे पेट्रोल पाया जाता है, पर ध्यान रखिएगा इन 12 कंट्रीज के अंदर आपको यूएसए नहीं दिखेगा। ठीक है, अब अदर की इन्फॉर्मेशन में ओपेक के द्वारा ब्रेंट क्रूड को यूज किया जाता है बेंचमार्क फॉर क्वालिटी के लिए, कि तेल की क्वालिटी क्या है वो तय करने के लिए। ओपेक और ओपेक प्लस दो चीजें हैं, इन्होंने आपस में डील भी की है, दोनों ने डील की है कि किस तरीके से तेल का प्रोडक्शन रखना है। ओपेक प्लस को 2016 में क्रिएट किया गया था। इसमें 22 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री आते हैं और जितने भी ओपेक मेंबर हैं वो तो इसका हिस्सा है ही, साथ में 10 आपके और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इसका हिस्सा है, जिसमें आपका रशिया भी यहाँ पे आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के बारे में। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के द्वारा ट्रांसपोर्ट आउटलुक 2023 की जो रिपोर्ट है उसको लिप्जिग ट्रांसपोर्ट समिट के दौरान लॉन्च किया गया। लिप्जिग कहाँ पे है आपका, जर्मनी के अंदर, यहाँ ये समिट हुआ था। मेन पर्पस यही है कि ऐसे पॉलिसी मेजर्स को अटेन करना ताकि हम लोग ग्लोबल लेवल पे जो ट्रांसपोर्ट की डिमांड है उसको एड्रेस कर सके, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को भी रोक सके 2050 तक। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड पॉलिसीज पे काम करती है। ये इकलौती ग्लोबल बॉडी है जो ट्रांसपोर्ट के सारे मोड्स को कवर करती है, चाहे वो हवा हो, एयर मोड हो, चाहे रेलवेज हो, रोड्स हो। ठीक है, इसके अलावा ये पॉलिटिकली ऑटोनॉमस है और ओईसीडी के साथ इंटीग्रेट होकर काम करती है। 66 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे। देखिए इंडिया ने OIML सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का टाइटल हासिल कर लिया है, मतलब अब लीगल मेट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट इंडिया भी जारी कर सकता है। दरअसल क्या होता है, वर्ल्ड में थर्मामीटर बनते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर बनते हैं, जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनते हैं उनको टेस्ट किया जाता है, फिर सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि वो मार्केट में उतर सके। अब ये सर्टिफिकेट इंडिया दे सकता है। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि इंडिया एक्सपोर्ट भी कर पाएगा, अच्छे से इंप्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगा। OILM का स्टैब्लिश किया गया था 1955 में, हेडक्वार्टर इसका पेरिस के अंदर है। ये रेगुलेशन और स्टैंडर्ड तय करती है किसके लिए, मेट्रोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट के लिए। इंडिया इसका मेंबर है 1956 से। पेरिस क्लब की बात करेंगे, श्रीलंका ने इंडिया के साथ पेरिस क्लब में मतलब अग्रीमेंट साइन करने की प्रपोजल रखी है ताकि डेट ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सके। मतलब इंडिया ने बहुत सारा लोन श्रीलंका को दिया था, कर्जा दिया था, अब वो कर्जा वापस कर नहीं पा रहा श्रीलंका, तो इसलिए उन्होंने पेरिस क्लब में कुछ नेगोशिएशन करने की कोशिश करी। देखिए पेरिस क्लब जो है 1956 में बनाया गया था, जब अर्जेंटीना अग्री किया था कि वो अपने जितने भी पब्लिक क्रेडिटर हैं जो उसको लोन देते हैं अर्जेंटीना को, वो सबको कहाँ मिलेगा, एक जगह पेरिस में। तब से ये पेरिस क्लब बन गया। तो इनफॉर्मल काइंड ऑफ ग्रुप है, 22 मेंबर्स जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के हैं वो इसके भी पार्ट है, मतलब इनफॉर्मल तरीके से। तो इसमें डेट रिलीफ सोल्यूशन जो है वो अटेन किए जाते हैं। जैसे श्रीलंका अगर पैसा नहीं दे पा रहा, पेरिस क्लब में जाएगा, वहां पे जाके आपस में नेगोशिएट करने की कोशिश की जाएगी कि कैसे नहीं दिया जा रहा, कब देगा या कैसे करके दे सकता है, क्या चीजें हो सकती है। इंडिया और चाइना इसका मेंबर नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इंडिया इसका एडहॉक पार्टिसिपेंट है। अब बात करेंगे टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर के बारे में। देखिए इनके द्वारा सेंट लूसिया और टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा एक प्रोग्राम जो है वो सेंट लूसिया और इंडिया में लॉन्च किया गया और इनको एक पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे नियुक्त किया गया। इंडिया जो है वो टैक्स एक्सपर्ट जो है इस प्रोग्राम के लिए प्रोवाइड करेगा। ये टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम क्या है, दरअसल ये OECD का और UNDP का एक कंबाइंड इनिशिएटिव है, जिसमें जितनी भी टैक्स की नॉलेज इंडिया के ऑफिस को है या फिर जिस कंट्री को सिलेक्ट किया गया है वो अपनी नॉलेज को दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर करेंगे और उनको लर्निंग में मदद करेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्लेसेस इन न्यूज। ठीक है, सबसे पहले इंडिया और इसके नेबरहुड में देखते हैं कौन कौन से प्लेसेस न्यूज में थे। यहाँ देखिए सियांग रिवर है, यहाँ पे कच्चा थी वो श्रीलंका में है, कोलंबो पोर्ट श्रीलंका के अंदर है।
और उसके अलावा ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी जो है ये इंडियन ओशन के अंदर है। अभी क्यों न्यूज में थी क्या है देखते हैं। सबसे पहले कोलंबो पोर्ट की बात करेंगे, श्रीलंका के अंदर है। चाइना की स्टेट ऑन फर्म जो है चाइना मर्चेंट ग्रुप, उन्होंने सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स जो है वो श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पे डेवलप किया है। कोलंबो पोर्ट श्रीलंका का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट पोर्ट है। यहाँ देखिए जरा, ये आपका कोलंबो पोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा गाले, हामंतोता और त्रिनुकोमले, ये सारे पोर्ट्स जो हैं ये भी आपके मेजर पोर्ट में आते हैं। फिर माइनर पोर्ट में श्रीलंका में ओलुविल आता है, पॉइंट पेड्रो आता है। अब बात करेंगे कच्चाथीवो आइलैंड की। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा कच्चाथीवो आइलैंड पे दोबारा से डिबेट करने की बात की गई है कि श्रीलंका से फिर से इंडिया को आइलैंड लेना चाहिए। देखिए कच्चाथीवो आइलैंड यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये श्रीलंका है, ये आपका रामेश्वरम है, रामेश्वरम इज इन द तमिलनाडु, राइट। ये लास्ट पॉइंट है हमारे एक तरीके से लैंड का इंडिया के अंदर। फिर यहाँ पे श्रीलंका की तरफ से लास्ट पॉइंट है मन्नार आइलैंड, इनके बीच में क्या है यहाँ पे, जिसको कहा जाता है राम सेतु, एडम ब्रिज भी कहते हैं। यहाँ पे ऊपर है आपका कच्चाथीवो आइलैंड, ठीक है। यहाँ नीचे है गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पाक बे कहाँ पे है ये आपको ना कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है और आपको मैप के अंदर देखना भी है। तो देखिए ये जो कच्चाथीवो आइलैंड है ये एक अनइनहेबिटेड आइलैंड है, मतलब यहाँ कुछ है नहीं, पर कहा जा रहा है रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये आइलैंड आता है, पाक स्ट्रेट के अंदर लाई करता है। देखिए ये रामेश्वरम के नॉर्थ ईस्ट में है और जाफना के कहाँ है, साउथ वेस्ट में। जाफना आइलैंड यहाँ पे है, ठीक है, जाफना के साउथ वेस्ट में है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है फिशर फॉक के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिशिंग के लिए बहुत सारा मटेरियल है। 1974 में इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम अग्रीमेंट के तहत कच्चाथीवो का आइलैंड जो है वो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया था, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सियांग रिवर की बात करेंगे, इंडिया के द्वारा चाइना का जो डैम बनाया जा रहा है बैराज के तौर पर सियांग रिवर पे, उसको काउंटर किया जाएगा। इंडिया ये कह रहा है कि सियांग रिवर के ऊपर हम लोग बैराज जो है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये बैराज हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि चाइना वहां पे एक डैम बना रहा है, तो अगर चाइना डैम बना देगा तो बहुत सारा खतरा इंडिया के ऊपर आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे खुद को सेव करेंगे बैराज बना के। सियांग रिवर की बात करते हैं हम। देखिए सियांग रिवर को यालुंग सांगपो कहा जाता है चाइना के अंदर। दरअसल ये ब्रह्मपुत्र रिवर की एक मेजर ट्रिब्यूटरी कॉन्स्टिट्यूएंट रिवर है जिससे ब्रह्मपुत्र बनती है। ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से ऐसे बेंड करके आपकी सियांग रिवर जो है वो एंटर करती है। फिर सियांग रिवर जो है इसको यहाँ से ज्वाइन करती है लोहित और दिबांग। जब लोहित और दिबांग इसको ज्वाइन कर लेती हैं तब ये ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। फिर आगे ब्रह्मपुत्रा कहलाते हुए ये जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से जानी जाती है। फिर जमुना के नाम से आगे चलकर ये पद्मा रिवर को ज्वाइन करती है। पद्मा क्या है, गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी। जमुना और पद्मा मिलकर बनाती है मेघना, वही मेघना नदी जो है वो सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। इस तरीके से ब्रह्मपुत्रा का जो है वो एंड होता है बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो ये असम और बांग्लादेश दोनों से गुजरती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, चाइना के ऊपर इसका ऊपर डैम जो है वो बनाया जा रहा है ऑलरेडी। इसके ऊपर यांगमू डैम जो है वो चाइना के अंदर बन रखा है। इसके अलावा मैंडोक प्रोजेक्ट है जो कि चाइना के द्वारा प्रपोज्ड डैम है, यहाँ पे बिजली के जनरेशन के लिए बनाया जाएगा। 3 जॉर्जिस डैम जो है वो सेंट्रल चाइना के सबसे वर्ल्ड बिगेस्ट डैम में आती है। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के बारे में। 32 इंडियन फिशरमैन जो है उनको ब्रिटिश नेवी के द्वारा डिटेन किया गया क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी को ट्रेसपास किया, मतलब यहाँ से गुजरे थे। दरअसल ये एक ओवरसीज टेरिटरी है यूके की जो कि सेंट्रल इंडियन ओशन के अंदर है। 1965 में एस्टेब्लिश की गई थी, ये सेंट्रल इंडियन ओशन के अंदर है, ठीक है। 1976 में जो आपका शागोस आर्चिपेलागो है वो भी इसके साथ कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया। ये आर्चिपेलागो जो है ना ये भी इसका हिस्सा है एक तरीके से, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का। इसमें सेमी सर्कल ग्रुप में जितने भी आइलैंड लिखे हैं वो सब इसका पार्ट है। नाम यहाँ से पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ ध्यान रखेंगे डिगो अगाशिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक एटॉल है। एटॉल क्या होता है, कोरल से ही बना होता है ना। ध्यान रखेंगे ये लार्जेस्ट और सदर्न मोस्ट लैंड मास है पूरे ग्रुप के अंदर और यूएस का मिलिट्री बेस भी है। साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्री न्यूज में थे, तो आपका लाओपीडिया जिसको लाओस कहते हैं, फिर वियतनाम, फिर साउथ चाइना सी न्यूज में था और कंबोडिया न्यूज में था। सबसे पहले कंबोडिया की बात करेंगे। कंबोडिया का कैपिटल क्या है, फनोम पेन। आईएनएस यानी कि इंडियन नेवल शिप दिल्ली और आईएनएस सतपुरा के द्वारा पोर्ट कॉल जो है वो कंबोडिया के शानकुल विले में लिया गया। पोर्ट कॉल का मतलब क्या होता है, शिप का वहां पे रुक के तेल वगैरह भराना, सामान वगैरह कुछ खाने पीने की चीजें करना, ये सारी चीजें, ठीक है। लैंड बॉर्डर्स की बात करेंगे। यहाँ देखिए कंबोडिया न्यूज में ये रहा आपका कंबोडिया। कंबोडिया किसके साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे थाईलैंड के साथ शेयर करता है, फिर यहाँ पे लाओस के साथ, फिर यहाँ पे वियतनाम के साथ, ठीक है। ये चीज म्यांमार के साथ नहीं करता, यहाँ ध्यान रखिएगा। चाइना के साथ भी नहीं करता। वाटर बॉडीज की बात करेंगे। यहाँ पे नीचे इसके गल्फ ऑफ थाईलैंड है साउथ वेस्ट में। फैक्ट की बात की जाए तो कंबोडिया के अंदर अंकोर वाट है जो कि सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है पूरे विश्व का। किस धर्म से संबंध रखता है जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में। अब बात करेंगे लाओपीडिया या फिर लाओस की। इसका कैपिटल क्या है, वियंतियानी। प्रोनाउंसिएशन के लिए भूल चूक माफ कीजिएगा अगर हो रही हो गलती, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इट इज नाउ द सेकंड कंट्री आफ्टर द बांग्लादेश जहां पे लिम्फेटिक फ्लेरोसिस जो है उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया। लिम्फेटिक फ्लेरोसिस को क्या कहते हैं, काला अजर भी कहते हैं, यही कहते हैं ना,
बताइएगा जरा कमेंट सेक्शन में। अब बात करेंगे 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जो साइन किए गए इंडिया और लाओस के द्वारा, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड। अब यहाँ पे लाओस को देखिए, लाओस किसके साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है? चाइना के साथ करता है, वियतनाम के साथ करता है, कंबोडिया के साथ करता है, थाईलैंड के साथ करता है और म्यांमार के साथ करता है, मतलब लगभग सबके साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब बात करेंगे वियतनाम की, जिसका कैपिटल है हनोई। रिसेंटली इंडिया और वियतनाम ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करी है। यहाँ है आपका वियतनाम, ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? ये आपका शेयर करता है चाइना के साथ, साथ में लाओस के साथ में कंबोडिया के साथ, थाईलैंड और म्यांमार के साथ नहीं करता। वाटर बॉडी कौन सी है यहाँ पे? इसके साउथ चाइना सी है ईस्ट में, और इसके अलावा गल्फ ऑफ टॉन्किन भी है जो इसके यहाँ पे है ईस्ट की साइड में। अब हम बात करेंगे आगे साउथ चाइना सी की। देखिए फिलीपींस के द्वारा चाइना की 9 डैश लाइन को मानते हुए वहां पे पहले कुछ भी इंस्टॉलेशन नहीं किया जा रहा था, क्योंकि चाइना ने बैरियर लगाए थे। ये चाइना की 9 डैश लाइन है, मतलब बाउंड्री है कि चाइना कहता है अंदर का सारा हिस्सा साउथ चाइना सी वाला मेरा है, 9 डैश लाइन के अंदर का, ठीक है। तो फिलीपीन ने क्या किया, फ्लोटिंग बैरियर जो भी चाइना के थे ना, कहाँ पे? स्कार्बोरो शॉल पे, उसको हटा दिया और ये कहा कि हम लोग 9 डैश लाइन को नहीं मानते। तो स्कार्बोरो शॉल कहाँ पे है? आपका साउथ चाइना सी के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो ये जो आपका साउथ चाइना सी है, ये मेनलैंड चाइना के साउथ में आता है। इसमें लिटोरल स्टेट कौन कौन से हैं जो इसके साथ लगते हैं? जैसे आपका ब्रुनेई हो गया यहाँ पे, उसके अलावा आपका इंडोनेशिया हो गया यहाँ पे, उसके अलावा आपका मलेशिया हो गया, ब्रुनेई यहाँ पे, ठीक है। फिर मलेशिया हो गया, फिर आपका फिलीपींस हो गया, फिर आपका ताइवान हो गया, उसके बाद आपका वियतनाम हो गया। ये सब इसके क्या है? लिटोरल स्टेट है। अदर फैक्ट की बात की जाए तो चाइना जो है वो 90% जो रीजन है इसका साउथ चाइना सी का, वो क्लेम करता है, कहता है कि 9-9 के अंदर जितना भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है उसका सारा मिनरल, सारी रिच चीजें वो मेरी ही हैं। देखिए ये रीजन ना बहुत ज्यादा रिसोर्स रिच है, इसीलिए इसको लेके बहुत ज्यादा कलह चलता है, बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट चलता है। हिस्टोरिकल क्लेम चाइना शुरू से कर रहा है इसका, और चाइना ये भी कह रहा है कि पैरासल और स्प्रैटली आइलैंड जो कि इसी के अंदर आते हैं, ये रहा पैरासल है ना, ये पे स्प्रैटली है, वो कह रहा है कि ये सब भी मेरे ही हैं। लेकिन बाकी कंट्रीज इस पे अपना क्लेम कर रहे हैं डिफरेंट आइलैंड्स पे, जैसे किसी पे वियतनाम क्लेम कर रहा है, किसी पे मलेशिया कर रहा है, तो इस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो रहती है। वेस्ट एशिया की बात करेंगे, वेस्ट एशिया में क्या क्या न्यूज में है? बहुत सारी चीजें, जैसे अर्मेनिया हो गया, नगोर्नो कराबाख रीजन, ये अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कलह का कारण बना हुआ है। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है, गैस है ना, नहीं पूछा तो पूछ सकता है। सीरिया, उसके बाद आपका तुर्की हो गया, लेबनान हो गया, बहरान हो गया, रेड सी हो गया, यहाँ कतर हो गया, यहाँ पे ईरान हो गया, यहाँ पे शबार पोर्ट हो गया, यहाँ पे आपका दुक्कम पोर्ट हो गया, कहाँ पे हुई है? ओमान के अंदर। और यहाँ पे क्या है आपका? पर्शियन गल्फ, राइट। यहाँ पे रेड सी है, ये है इस साइड में पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ, और यहाँ है आपका गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक एक करके पढ़ेंगे भी। सीरिया की बात करते हैं, कैपिटल है डेमास्कस। टर्की के द्वारा स्ट्राइक जो है वो मिलिटेंट के ऊपर करी गई है सीरिया के अंदर, तो इसलिए ये न्यूज में था। अब सीरिया यहाँ देखिए, सीरिया जो अपना लैंड बॉर्डर तय करता है, ये लैंड बॉर्डर लगता है सीरिया का, वो किसके साथ लगता है? टर्की के साथ लगता है, इराक के साथ लगता है, यहाँ जॉर्डन के साथ लगता है, और यहाँ पे इसराइल के साथ लगता है, ये लेबनान है यहाँ, उसके साथ भी लगता है। तो सबके साथ ये बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। समुद्र की बात की जाए तो वाटर बॉडी है मेडिटेरेनियन सी, जिसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा सीरिया के अंदर गोलन हाइट नाम की टेरिटरी भी है। ये टेरिटरी जो है ये इजराइल ने ऑक्यूपाई करी थी 1967 से, और इजराइल के पास ही है। अब बात करेंगे अर्मेनिया की। अर्मेनिया यहाँ पे है, जिसका कैपिटल है येरेवन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि हम लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अर्मेनिया के साथ साइन करेंगे, ताकि डिजिटल सॉल्यूशन पे हम लोग आपस में कोऑपरेशन कर सके। अब यहाँ अर्मेनिया किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? अर्मेनिया शेयर करता है पहली बात तो अजरबैजान के साथ, ठीक है। फिर आपका नगोर्नो कराबाख रिपब्लिक नाम का रीजन, दरअसल ये अजरबैजान का ही हिस्सा है ये रीजन, लेकिन अब डिस्प्यूटेड है तो अलग से लिख दिया। उसके बाद आपका टर्की के साथ बॉर्डर शेयर करता है, साथ में यहाँ पे जॉर्जिया के साथ करता है, इधर में ईरान के साथ भी करता है। कुछ फैक्ट की बात करेंगे, ये एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब लैंडलॉक का माने समुद्र के साथ इसका कोई भी शेयर नहीं है बॉर्डरिंग, और ये ट्रांसकोकेशिया का हिस्सा है। ट्रांसकोकेशिया क्या है? दरअसल कॉकसस जो माउंटेन है, जो कि आपका इन्हीं एरिया में आता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, ये इस माउंटेन के साउथ वाले इलाके को आ जाता है, अर्मेनिया उसी का हिस्सा है। बात करेंगे बहरान की। बहरान का कैपिटल है मनामा, ये रहा आपका बहरान, ठीक है, ये इसका कैपिटल मनामा। किंगडम ऑफ बहरान के द्वारा इजराइल के जो एम्बेसडर है उनको वापस बुलाया गया। इसका लैंड बॉर्डर किससे शेयर होता है? कतर के साथ शेयर होता है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया के साथ शेयर होता है। वाटर बॉडी कौन सी लगती है? पर्शियन गल्फ लगती है। जो बहरान है ये एक आर्चिपेलागो है। आर्चिपेलागो क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए ये ना, इसमें बहरान आइलैंड आता है, साथ में छोटे छोटे 30 स्मॉलर आइलैंड भी आते हैं। खास करके जो आपका आर्चिपेलागो होता है ना, वो इस तरीके की शेप में होता है, सेमी सर्कल में ज्यादा होता है। अब बात करेंगे ईरान के बारे में। ईरान का कैपिटल तेहरान है। ईरान ने डिसाइड किया है कि वो इंडियन विजिटर के वीजा रिक्वायरमेंट है उनको कैंसिल कर देंगे। ईरान की एम्बेसी जो है वो रियाद के अंदर है, उन्होंने अपना 7 साल बाद वहां पे ऑफिस जो है वो खोलने का डिसीजन लिया। यहाँ रहा आपका ईरान। ईरान किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? यहाँ देखिए, अजरबैजान के साथ करता है, अर्मेनिया के साथ करता है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान के साथ करता है, फिर यहाँ कैस्पियन सी के साथ करता है। कैस्पियन सी ना दरअसल एक लेक ही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, पर इसको सी कहा जाता है। उसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ करता है। फिर आपका टर्की यहाँ पे, इसके साथ
साथ भी इसका बॉर्डर शेयर होता है, देन इराक के साथ भी इसका बॉर्डर शेयर होता है, बाकी किसी के साथ नहीं होता क्योंकि यहाँ पर्शियन गल्फ आ गई। वाटर बॉडीज की बात करें तो वेस्ट में पर्शियन गल्फ है, ऊपर में नॉर्थ में कैस्पियन सी है, और यहाँ क्या है, गल्फ ऑफ ओमान है इसका साउथ में। कतर की बात करेंगे, कतर का कैपिटल जो है वो दोहा है। यूनाइटेड नेशन ने मतलब अफगानिस्तान का जो टॉक है कतर के अंदर उसको होल्ड किया क्योंकि तालिबान को इसमें पार्टिसिपेंट नहीं बनाया गया। लैंड बॉर्डर्स की बात करेंगे, ये रहा आपका कतर, किसके साथ बॉर्डर शेयर करेगा, सऊदी अरेबिया के साथ करेगा, यूएई के साथ करेगा और बहरान के साथ करेगा। इसके अलावा कोई भी परमानेंट फ्रेश वाटर की बॉडी इसके अंदर नहीं है कतर के अंदर, ठीक है। लेबनान की बात करेंगे, कैपिटल है बीरत, ये रहा आपका लेबनान, ये रहा कैपिटल का बीरत। लेबनान जो है वो दरअसल एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में आने वाला है। इसका लैंड बॉर्डर अगर देखेंगे किसके साथ है, इजराइल और सीरिया के साथ ये बॉर्डर यहाँ पे शेयर करता है। इधर में मेडिटेरेनियन सी के साथ भी इसकी वाटर बॉडी लगती है। अब बात करेंगे तुर्की की, इसका कैपिटल है अंकारा, दरअसल टर्की इसको कहते हैं, है ना, इसके स्पेलिंग बदल दिए गए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ टर्की जो है इनको दोबारा से री इलेक्ट किया गया है। लैंड बॉर्डर की बात की जाए तो जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, फिर उसके बाद आपका ईरान हो गया, इसके अलावा आपका इराक हो गया, सीरिया हो गया, फिर यहाँ पे ग्रीस, बुल्गारिया, इन सब के साथ इसका बॉर्डर लगता है। अब वाटर बॉडीज को देखिए, ब्लैक सी है इसके नॉर्थ में, अब इसके इस तरफ में आ जाइए जरा, मेडिटेरेनियन सी है साउथ वेस्ट और वेस्ट के अंदर, ठीक है। ये काफी मतलब यहाँ से भी वाटर है, यहाँ से भी वाटर, यहाँ से भी वाटर, तीनों तरफ से वाटर। तो क्या ये पेनिनसुला है, बताइए जरा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे टर्की पेनिनसुला है कि नहीं है। बात करेंगे नगोर्नो काराबाख रीजन की। इंडिया के द्वारा ओएससी मिन्स्क ग्रुप के द्वारा जो पीसफुल रेजोल्यूशन निकाला गया है अर्मेनिया और अजरबैजान के कन्फ्लिक्ट को लेके ओवर द रीजन नगोर्नो काराबाख, उसको सपोर्ट किया गया है। सो देखिए ओएससी क्या है, दरअसल वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, 57 इसमें स्टेट्स आते हैं। मिन्स्क ग्रुप जो है 1994 में क्रिएट किया गया था ताकि जो डिस्प्यूट होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में उनको हैंडल किया जा सके, यूएसए के द्वारा, फ्रांस और रशिया के द्वारा। अब ध्यान से देखिए, ये है आपका रीजन नगोर्नो काराबाख, है ना, ये वाला, ये आपका रीजन है। ये एक लैंडलॉक्ड रीजन है जो साउथ कॉकेसस जो माउंटेन रीजन है उसमें आता है। फैक्ट की बात की जाए तो इस रीजन को अर्त्सक भी कहा जाता है। और इस रीजन को क्लेम कौन कर रहा है, इस रीजन को क्लेम कर रहा है अर्मेनिया, लेकिन ये आता है अजरबैजान के अंदर। अर्मेनिया क्यों क्लेम कर रहा है, क्योंकि अर्मेनिया ये कह रहा है कि इस रीजन के अंदर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, एथनिसिटी, वो अर्मेनियन लोगों की है, तो इसीलिए इसके ऊपर कला चल रहा है। इसके अलावा अजरबैजान के बहुत सारे इलाकों पर यहाँ पे कंट्रोल किया है अर्मेनिया ने, जैसे अर्मेनिया इस रीजन को भी कंट्रोल कर चुका है, यहाँ पे भी कंट्रोल है, यहाँ पे भी कंट्रोल है। अब यहाँ देखिए अजरबैजान तो यहाँ खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे भी आता है। अजरबैजान का ये रीजन है जिसको बोलते हैं नाक्शिवान, ये अजरबैजान का हिस्सा है जो कि अर्मेनिया से इस तरफ में आता है। अगर ये यहाँ नहीं आता होता तो टर्की के साथ अजरबैजान का बॉर्डर शेयर नहीं हो रहा होता, ये चीज ध्यान रखेंगे। जब रशियन एम्पायर का फॉल हुआ था ना, उसके बाद से ही आपका अजरबैजान और अर्मेनिया के ऊपर ये नगोर्नो रीजन को लेकर कलह चल रहा है। ये जो टेरिटरी है ये अजरबैजान की है, लेकिन इसके इनहेबिटेंट जो है वो अर्मेनियन है, इसलिए बहुत ज्यादा जो कला है वो चल रहा है। अब हम बात करेंगे रेड सी के बारे में। यूएस के द्वारा न्यू फोर्सेस को रेड सी में तैनात किया गया है क्योंकि इंडिया बाउंड यहाँ पे जो कार्गो शिप थी उसको हाईजेक कर लिया गया। हाईजेक इन्होंने किया रेड सी के अंदर, हूदी रिबेल्स ने, तो यूएस को अपनी शिप्स का भी खतरा जो है वो भांपने में आ गया, तो इसलिए उन्होंने फोर्सेस को तैनात कर दिया। अब यहाँ है रेड सी, यहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन, मैंने आपको बताया था। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करती है बेबल मेंडेव स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट क्या होती है, एक पतली सी पानी की धारा होगी जो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करेगी, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इसके नॉर्थ की तरफ में है यहाँ गल्फ ऑफ सुएज, यहाँ पे है गल्फ ऑफ एक्वाबा। और ये क्या है, ये छोटा सा क्या है, जरा लैंड बताइएगा, ये छोटा सा लैंड जो है इसको क्या कहते हैं, सिनाई पेनिनसुला, सुना होगा आपने नाम, है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसका लैंड बॉर्डर अगर देखा जाए तो इंडियन ओशियन लैंड बॉर्डर देखिए, सबसे पहले लैंड बॉर्डर में आपका अफ्रीका का कॉन्टिनेंट और एशिया का कॉन्टिनेंट आता है। बाउंड्री कंट्रीज का मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, शॉर्ट वीडियो में भी बताया है, शॉर्ट वीडियो का एक प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिएगा। सीड्स मतलब ये सीड्स ही है ना, आई थिंक यही होगा, सीड्स होगा, 1 सेकेंड, हाँ जी सीड्स नहीं है, कुछ और है। इसका ना शॉर्ट ट्रिक मैं आपको दोबारा से रिकॉल करके उसमें बता दूंगी शॉर्ट्स के अंदर, वैसे मैंने एक लेक्चर में कवर किया था, मेरे खुद ही दिमाग से उतर गया। तो यहाँ बाउंड्री कंट्रीज को चेक कर लीजिएगा, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया, ये आपका इजिप्ट, ये आपका सऊदी अरेबिया, फिर यहाँ पे आपका यमन है, उसके बाद आपका यहाँ पे सूडान है, सूडान कहाँ गया, ये रहा सूडान है, उसके बाद आपका इरिट्रिया है, फिर आपका जिबूती है, यहाँ पे जिबूती है, ये जिबूती है, ये सारे कंट्री रेड सी के साथ लगते हैं। वाटर बॉडीज की बात करें तो बेबल मेंडेव स्ट्रेट और गल्फ ऑफ एडन जैसी वाटर बॉडीज जो है वो यहाँ पे हैं। अदर फैक्ट में देखें तो ये ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट है। ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है, इसको एफ्रो अरेबियन रिफ्ट वैली भी कहा जाता है। तो ये जो आपका रेड सी है ये एक फॉल्ट डिप्रेशन के अंदर है, मतलब धसे हुए हिस्से में आता है। दो बड़े बड़े जो ब्लॉक है धरती के क्रस्ट के, एक तो आपका अरेबिया, एक आपका नॉर्थ अफ्रीका, उसी के धसे हुए हिस्से में ये है, और ये वन ऑफ द सॉल्टिएस्ट बॉडी है, नमकीन पानी की बॉडी, ठीक है। बात करेंगे दुक्कम पोर्ट की जो कि ओमान के अंदर आता है। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा इस पोर्ट को विजिट किया गया। इंडिया ने 2018 में
जो तुक्कम है उसका एक्सेस लिया था ताकि उसको मिलिट्री के लिए यूज किया जा सके। ये जो पोर्ट है यहाँ से रेड सी की तरफ बहुत ज्यादा इजीली हमारा एक्सेस बन सकता है। देखिए यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्शियन गल्फ है। इसी तरीके से इधर की तरफ आ जाएंगे, यमन के इस तरफ में क्या था आपका, यहाँ पे बेबल मंडब स्ट्रेट था, यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ एडन था। ठीक है, तो गल्फ ऑफ एडन को हम इजिली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बात करेंगे छबहार पोर्ट की। फर्स्ट मीटिंग जो है इंडिया और सेंट्रल एशिया की, वो छबहार पोर्ट के ऊपर मुंबई में कंडक्ट की गई। 2016 में इंडिया ने ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट, 3 पार्टी का एग्रीमेंट साइन किया था ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, ताकि हम लोग शहीद बेस्ती टर्मिनल जो है उसको डेवलप कर सके। कहाँ पे, छबहार के अंदर। ये क्रूशियल गेटवे है जिसमें इंडिया जो है वो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सीधा सीधा यहाँ पे कहाँ पे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्ट हो सकता है। पहले हमें पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ता था, लेकिन हम पाकिस्तान को बाईपास कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये गल्फ ऑफ अमान है आपका। ठीक है, फिर यहीं पे आपका ईरान के अंदर पोर्ट है छबहार पोर्ट। इस पोर्ट से यहाँ पे इंडिया जो है अपना सामान भेजेगा। फिर यहाँ से अफगानिस्तान में एक रेलवे लाइन के थ्रू ये पोर्ट जो है वो कनेक्ट होते हुए जाएगा अपना सामान लेके, इसलिए ये छबहार पोर्ट काफी न्यूज में था। ठीक है, अब अगला वाला जो पार्ट है अमेरिकाज और इसके नेक्स्ट वाली जितनी भी न्यूज बची है उनको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है।